मेगा जी के 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 मेगा जी मेगा जी के हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत शानदार होंगे, बहुत अच्छे होंगे बच्चों। 15 जनवरी है आज। कल 14 तारीख से हम लोगों ने मकर संक्रांति के दिन से हमारा ये वाला इनिशिएटिव शुरू किया था, जिसमें हम लोग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या क्या है ये आपको पढ़ाने वाले थे। उन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ साथ केवल द हिंदू नहीं, इंडियन एक्सप्रेस भी और द डेली टेलीग्राफ, सॉरी द डेली गार्जियन न्यूज़पेपर भी हम आपको बताने वाले थे। और आज के इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि डेली गार्जियन इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर क्यों है। आपको ये समझ में आएगा कि वो न्यूज़पेपर कितनी अच्छी तरीके से आपके पेपर की तैयारी करा सकता है। ये दो ही न्यूज़पेपर केवल तैयारी के लिए जरूरी नहीं होते, जरूरी ये होता है कि मल्टीपल न्यूज़पेपर से कोई इंसान आपको चुनकर कुछ खबर बता पाए, और वो मल्टीपल न्यूज़पेपर से जब खबरें कुछ चुनकर आपको बता पाए तो वो सारी छनी हुई खबरें आपके पेपर के लिए आपको मिल पाए। और इसी के लिए हम लोग अभी कुछ दिनों बाद अपना मेगा जीके न्यूज़पेपर लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर आपको सारे न्यूज़पेपर्स इंपॉर्टेंट जो होंगे उनसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इस न्यूज़पेपर के अंदर मिला करेंगे, सो दैट आप इसको पढ़ें और आपको सारे न्यूज़पेपर की नॉलेज आपके पेपर के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट है वो मिल जाए। समझ में आई मेरी बात? तो ये हो गई बात। हमारी क्लास का स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कौन सी खबर आज के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मैं आपको एक या दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ाऊंगा भी। अभी हमारी ऐप लॉन्च नहीं हुई है, जहां तक मुझे उम्मीद है बच्चों कल तक वो लॉन्च हो जाएगी। और कल जब हमारी ऐप लॉन्च हो जाएगी तो उसके बाद आपको उससे रिलेटेड क्विज भी मिला करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग द हिंदू से शुरू करते हैं अपना, और द हिंदू के बाद फिर हम लोग जाएंगे द डेली गार्जियन पे। और मेरा भरोसा रखिएगा, उसमें बहुत शानदार एक आर्टिकल है इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ, जो आप लोगों को पढ़ के बहुत मजा आएगा। आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा क्यों बेसिकली रुपी और डॉलर के बीच में जो रिलेशन है वो क्यों है, क्यों धीरे धीरे रुपी डेप्रीशिएट होता जा रहा है। अगर रुपी डॉलर के साथ डेप्रीशिएट होता है तो उसका मतलब क्या होता है, क्या उसका हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, क्या अच्छा फर्क पड़ता है, क्या बुरा फर्क पड़ता है। और उसके साथ साथ आपको यह समझ में आएगा कि क्या फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको अगर सही करा जाए तो उसकी वजह से हमारा रुपी और डॉलर के बीच का जो डेप्रीसिएशन है वो कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। फैक्टर इफेक्टिंग क्या क्या है, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको मेरी समझ में आई होगी। और अब हम लोग देखना शुरू करते हैं सबसे पहले द हिंदू न्यूज़पेपर। तो भैया ये रहा आज का द हिंदू। सॉरी, द हिंदू तो आज बेसिकली पब्लिश नहीं हुआ। सबसे पहले हम देखना शुरू करते हैं इंडियन एक्सप्रेस, और इंडियन एक्सप्रेस के साथ में हम दूसरा शुरू करते हैं द डेली गार्जियन। द हिंदू आज पब्लिश नहीं हुआ है क्योंकि आज पोंगल का त्योहार है, और उसकी वजह से आज द हिंदू की छुट्टी है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं भैया द इंडियन एक्सप्रेस। ये रहा आज का न्यूज़पेपर, आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर सबसे पहला पेज, जय हिंद, वंदे भारत, जय भारत। ठीक है, आज इंडियन आर्मी डे है, कल आर्म फोर्स वेटरन डे था, तो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ये सबसे पहले एक पेज आ गया है द वर्ल्ड का। इसके अंदर हम देखते हैं सारी खबरें जो हैं, इसमें से एक भी काम की नहीं है। ऑल्दो ये वाली जो न्यूज है हमास का, जो अभी इजराइल के साथ में पीस एग्रीमेंट होने वाला है, वो काम की न्यूज है, बट वो तब काम की होगी और उसके नोट्स में आपको तब बना के दूंगा जब वो एग्रीमेंट हो जाएगा, और फिर हमको हमारे एग्जाम के हिसाब से उसको पढ़ना होगा। समझ में आई मेरी बात? अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, फ्रंट पेज पे कुंभ का मेला चल रहा है, हम सब लोगों को पता है, तो उसकी रोज खबर आएंगी। उस पर भी हम लोग जल्दी ही एक पूरी वीडियो बनाएंगे, क्यों होता है कुंभ, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महाकुंभ है, और वैसे भी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। बट इस पेज के अंदर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो है दैट इज गलवान टू सियाचिन टू डोकलम द न्यू लोकेशन इन बैटल टूरिज्म। गलवान टू सियाचिन टू डोकलम द न्यू लोकेशन इन बैटल टूरिज्म। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हाँ, अब दिखाई दे रहा है आर्टिकल आपको ये। ठीक है, अब ये आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है आप समझिएगा। तो पहले कहानी समझो। देखो कहानी क्या होती है, किसी भी देश के अंदर जब कभी आर्मी, एयरफोर्स या फिर वहां की फौज कभी भी अपने देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े होके जब हमारे लिए लड़ती है, तो वो केवल लड़ाई इस बात की नहीं होती बच्चों कि वो लड़ाई बॉर्डर पे लड़ ली जाए, कुछ लोग वहां पे शहीद हो जाए और उसके बाद बात खत्म। वो लड़ाई, उस लड़ाई की ताकत, उस लड़ाई की पहचान, उसका जुनून इस बात से आता है कि देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो उससे कितना कनेक्टेड है। आपको अपने आप फर्क समझ में आ जाएगा। आप जब देखते हो कि इंडिया के अंदर कितनी ऐसी मूवीज हैं जो हमारे देश की वॉर्स के ऊपर बनी है, तो आप गिनती की उंगली पे गिन सकते हो, 2 4 5 मूवीज होती हैं। वही जब आप यूएस की मूवीज देखते हो, आप देखते हो कितनी सारी मूवीज वो लोग इन चीजों के ऊपर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वहां की पब्लिक और वो लोग उससे कनेक्टेड रहे। जब तक आप वो बच्चों को दिखाओगे नहीं, जब तक वो सिखाओगे नहीं, वो कनेक्ट कैसे होंगे देश से? और अगर वो देश से कनेक्ट नहीं होंगे तो फिर वही जात, धर्म और पात से कनेक्ट रहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और ये इनिशिएटिव बेसिकली क्या है, इस इनिशिएटिव को बोल रहे हैं बैटल टूरिज्म। क्या बोल रहे हैं? बैटल टूरिज्म। अब बैटल टूरिज्म का मतलब क्या है? बैटल टूरिज्म का मतलब है कि पिछले
75 साल जो आजादी के हमारे हुए हैं उसमें इंडिया की जो जो इंपॉर्टेंट वॉर या बैटल्स हुई हैं उसमें जितने भी प्लेसेस हैं इंडिया में अलग अलग जगह पे तकरीबन 79 के आसपास जगह है, वो सब जगहों पे टूरिज्म के रिलेटेड एक वेबसाइट बनाई जाएगी। उस वेबसाइट पे वन स्टॉप सॉल्यूशंस होगा, कैसे बुकिंग करनी है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको प्रमोट करेंगे सो दैट लोग बाग उन जगहों पे जाके समझ पाए कि किस हालात में तुम्हारे देश के लोग लड़े थे, जहां पे हमको खड़े होने में दिक्कत होगी। जब आप खारदुंगला जाओगे, जब आप सियाचिन जाओगे, सांस लेने में दिक्कत होगी, वहां देश के लोग खड़े होकर लड़े थे, ये समझना जरूरी है। तो चलो ये आर्टिकल हम लोग न्यूज के हिसाब से देख लेते हैं क्यों जरूरी है। तो बेसिकली गलवान टू सियाचिन टू डोकलम न्यू लोकेशन इन बैटल टूरिज्म, कहां से शुरू होता है। सबसे पहले टॉपिक जो इसमें काम की बात याद करने की जाती है, अरे हो मैं तो भूल गया, ये आर्टिकल तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं बताऊंगा कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं, इतना इंतजार तो करना पड़ेगा। तो इस पर रुको, अभी ये लौटते हैं पढ़ाऊंगा, पहले देख लेते हैं ये आर्टिकल काम का है, बाकी तीनों कट गए। उसके बाद इस पेज पे आते हैं, सारे आर्टिकल कट गए। ये न्यू लोकेशन वाला आर्टिकल फिर से इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी बोला आपसे, ये न्यू लोकेशन वाला आर्टिकल आपने देख लिया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद में आगे चलते हैं, ये पूरा पेज कट गया, आगे चलते हैं, ये पूरा पेज कट गया, किसी काम का नहीं है। ये आर्टिकल बहुत काम का बेटा, दैट इज द आर्मी डे 2025। अब इस आर्टिकल के अंदर यहाँ पे इतना सा ही लिखा हुआ था, बस ये कम था, इसलिए हमने अपने एक नोट्स जो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं उसका एक पार्ट यहाँ पे डाला है, सो दैट आप समझ पाए कि हम लोग क्लास में इस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो ये जो नोट्स है यहाँ से शुरू होते हैं, इंडियन आर्मी डे, द आर्म्स फोर्स वेटरन डे, इन दोनों के ऊपर नोट्स हैं। अब हम लोग अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो उसमें हमने इंडियन आर्मी डे की पूरी बात करी हुई है, यहाँ पे इंडियन आर्मी डे की पूरी बात है, और उसके बाद में इसके हाइलाइट्स, उसके बाद आगे चलते जाएंगे 2025 ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स क्यों है, कैसे है, आगे चलते हैं। इसके बाद में अबाउट फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के बारे में पूरा लिखा हुआ है, एंड देन उसके बाद आर्म्स फोर्स वेटरन डेज के बारे में पूरा लिखा हुआ है। ये नोट्स भी मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, पर पहले हम लोग देख लें कि न्यूज़पेपर में कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, आराम से। तो हम ये देखते हैं, इसमें ये वाला आर्टिकल भी कट गया, यहाँ पे ये सब कुछ कट गया, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है पूरा न्यूज़पेपर में, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा था मुझे यहाँ पे, और नहीं दिखता है तो मैं सारे ही आर्टिकल काट देता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि अरे चलो कुछ तो टिक लगा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, काम का नहीं है तो टिक लगाने की जरूरत नहीं है। न्यूज और रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसी ही होती है बेटा, गलत में आने से अच्छा तो अकेले रह लो, समझ रहे हो ना। इट्स बेटर टू बी अलोन देन टू बी इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप, एंड इट्स बेटर टू रीड समथिंग एल्स और डोंट रीड देन रीडिंग समथिंग विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टडीज। समझ में आ रहा है, तो ये सब काम का नहीं है। आगे चलते हैं, इसके बाद में ये आर्टिकल, व्हाई मिथ्स बिकम फैक्ट, हिस्टोरियंस आर नॉट टू ब्लेम फॉर व्हाट्सएप हिस्ट्री, डिसरिगार्ड फॉर स्कॉलरशिप इज। मतलब क्या हुआ इतनी सी लाइन का और इस आर्टिकल का, इंग्लिश और सीआर में इसका पूरा पैसेज बन सकता है बेटा। क्या मतलब है इस लाइन का, इसका छोटा सा मतलब है कि फर्क इस बात से नहीं है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको क्या सिखा रही है और क्या नहीं सिखा रही, फर्क इस बात से है कि आप उस पर तवज्जो दे ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि आपने स्कॉलरशिप्स को या फिर उन लोगों को जो चीजों में पढ़ाई करते हैं और गहरी बातें करना चाहते हैं उसको दरकिनार कर दिया है। हिंदुस्तान जैसे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो ये है कि हमारे यहाँ लोगों को खाने में और बातों में दोनों में मसाला तेज पसंद आता है, और ये दोनों ही स्वास्थ्य के लिए और दिमाग के लिए अच्छे नहीं होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। तो मसालेदार बातें जिस दिन करना कम कर दोगे और सही चीजें पढ़ना शुरू कर दोगे, सही नॉलेज आना शुरू हो जाएगी, कॉमन सेंस की बात है। तो व्हाई मिथ बिकम फैक्ट बहुत अच्छा आर्टिकल है, और लिखा भी किसने है आप लोग देखें, द राइटर इज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, द नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी बेंगलोर, इंडिया के नंबर 1 एनएलयू से लिखे हुए प्रोफेसर का आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़िएगा। मैं आपके लिए आर्टिकल नहीं पढ़ूंगा, मैंने पिछली बार भी बताया था, आज भी बताऊंगा। हम लोगों की न्यूज़पेपर की क्लास में आपको स्पून फीडिंग नहीं कराई जाएगी। आपका काम है न्यूज़पेपर पढ़ना। आप अगर खुद न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, आप रोज सुबह उठ के सोचते हैं कोई आ जाए और यूट्यूब पे पूरा न्यूज़पेपर मुझे समझा दे और उसके बाद मैं जाके पेपर दे आऊं, गुरु आर्टिकल पढ़ोगे कैसे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा कैसे करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए इस आर्टिकल को खुद पढ़ना, इसके क्विज हम देंगे तुमको, सो दैट तुमको ये पढ़ के समझ में आएगी, ओहो इस सवाल को इस तरीके से किया जा सकता था और इसमें से ये सवाल बन सकता था। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये आर्टिकल हो गया। इसके बाद चलते हैं बी फॉर बेटा, अल्फा बेटा गामा जनरेशन, ठीक है, उसकी बात हो रही है, तो ये भी देख लेंगे, छोटा सा आर्टिकल है। इसके बाद आगे चलते हैं, दिल्ली मस्ट लुक बियॉन्ड H1B। मैंने कल भी बताया था आपको न्यूज, कल की वीडियो में भी, और आज भी बता रहा हूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आने वाली है। ये आर्टिकल लगातार आते रहेंगे कि किस तरीके से जो जो वीजाज इंडिया या बाकी के देशों को
अमेरिका इशू करता है, चाहे वो स्टूडेंट वीजा हो, चाहे वो वर्किंग वीजा हो, चाहे वो वाइफ वीजा हो जो वर्किंग के साथ डिपेंडेंट लोग रह रहे हैं, वो सारे वीजास पे किस तरीके से अमेरिका क्या क्या एक्शन लेने वाला है, किस तरीके से वो काम होने वाला है। आर्टिकल की हेडिंग पढ़ के हमको क्या समझ में आता है, दैट इंडियन डिप्लोमेसी विल हैव अ की रोल इन फाइंडिंग, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ, Indian diplomacy have a key role in finding the common ground between its strategic interest, the Trump tech policy in the next 4 year। अब बेसिकली क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग जो है, हमारी डिप्लोमेसी और हमारा जो काम है वो, अब अमेरिका बड़ा है, अच्छा है, अमीर देश है, सब कुछ है, पावरफुल है, पर हम भी कोई कमजोर नहीं है ना बच्चों। तो ये आर्टिकल आपको ये समझाएगा कि इंडिया की पोजीशन क्या है और किस तरीके से हम अब आने वाली डिप्लोमेसीज को डील कर सकते हैं। हम सर का नाम जानते हैं, सी राजा मोहन इज अ वेल नोन राइटर अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल डिप्लोमेसीज। तो ये आर्टिकल जरूर पढ़िएगा, बहुत कुछ याद करने को नहीं होगा पर आपको एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिलेगा चीजों का। इसके बाद आगे चलते बच्चों, द मल्टीट्यूड विद इन एलिगेशन अगेंस्ट नील गैनमैन, अ रिमाइंडर दैट राइटर्स आर मेड ऑफ स्टोरीज। अगेन इंग्लिश के लिए आपको काम आएगा ये, ना तो जीके में काम आएगा ना सीआर में, इंग्लिश के अंदर ये आर्टिकल आपको काम आएगा, आप जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं, इसके बाद में बेटा एक पेज में कोई मतलब नहीं है ना। डेटा लोकलाइजेशन प्रिवेंट वेरिफिकेशन, वे मोस्ट ऑन टेक इंडस्ट्री माइंड्स। डेटा प्रोटेक्शन, डेटा लोकलाइजेशन के लगातार न्यूज़पेपर में एक्ट आ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी ड्राफ्ट रूल निकाले हैं, हमने अपनी क्लास में उसको पढ़ा दिया है, आप लोग भी उसको जरूर पढ़िए सो दैट आप समझ पाए कि सारे ड्राफ्ट रूल क्या है, और जब वो फाइनली पूरा ड्राफ्ट के बाद फाइनल आ जाएगा तो पूरा समझना ही होगा और पढ़ना ही होगा। आगे चलते हैं, इसके बाद में और कुछ भी काम का नहीं है इसके अंदर। चाइना प्लान्स पोटेंशियल सेल ऑफ टिकटॉक टू इलॉन मस्क, ठीक है, अच्छी बात है, वन लाइनर के अंदर इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने टिक लगाया। आगे चलते हैं, इसके बाद में बेटा इस वाले पेज पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इशू इन इंडिया बांग्लादेश रो ओवर फेंसिंग ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर। अब ऐसा नहीं है कि फेंसिंग अभी से चल रही है, ये फेंसिंग लास्ट ईयर शुरू हो गई थी यार, और फेंसिंग करना हमारा किसी भी देश की सिक्योरिटी के लिए हमारा मूलभूत अधिकार है भाई। हम अपने देश में फेंसिंग क्यों नहीं करेंगे? हम फेंसिंग करेंगे ना, क्योंकि हम लोगों को अपनी सिक्योरिटी चाहिए। पर हो क्या रहा है कि जब तक शेख हसीना की गवर्नमेंट थी ये फेंसिंग हो रही थी शांति से, और जब गवर्नमेंट शिफ्ट हुई है तो हम जानते हैं कि जो नई गवर्नमेंट आई है उस पर कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान का, कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है और देशों का, और कितना ज्यादा वो प्रॉब्लमेटिक है। तो इस वजह से वो फेंसिंग में प्रॉब्लम दे रहे हैं, बट ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंडिया पूरी फेंसिंग करेगा सो दैट हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर पाए। आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा सो दैट आपको ये चीजें और गहरे में समझ में आए। मैं ये आर्टिकल अपनी क्लास में पढ़ाऊंगा पर यहाँ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, इसके नोट्स हम इंडिया बांग्लादेश इशू के अंदर, इंडिया बांग्लादेश पूरा इशू क्या है, कब से उसकी हिस्ट्री है, किस तरीके से वो इशू चला, क्या क्या उसके अंदर पॉइंट्स हैं, क्या आने वाले पॉइंट्स हैं, किस तरीके से हमने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया था पिछले कुछ साल पहले, पूरी की पूरी कहानी हम उसके अंदर पढ़ाएंगे इसको। हम आगे चलते हैं, इसके बाद में बेटा इसके अंदर आगे चल के कोई आर्टिकल नहीं है भैया। रोहित शर्मा खेल रहे हैं रणजी, जाके खेलना भी चाहिए, जिस हिसाब से खेल रहे हैं उस हिसाब से प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। एंड इसके बाद में यहाँ पे जाके न्यूज़पेपर पूरा खत्म होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं खत्म होने के बाद, मैंने आपको बोला 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो मैं आपको इसके अंदर पढ़ाने वाला था। तो पहला आर्टिकल इसके अंदर है, दैट इज ये रहा आपके सामने, दैट इज गलवान टू सियाचिन टू डोकलम नेशनल न्यू लोकेशन इन बैटल टूरिज्म। मैंने बैटल टूरिज्म क्या है आप लोगों को समझा दिया। अगर आप लोग बैटल टूरिज्म समझ चुके हैं तो आप देखो इसके अंदर कितनी शानदार बात है कि सबसे पहला डेटा हमको जो याद रखना है, गलवान द रिवर वैली इन लद्दाख इज नोन फॉर द साइट ऑफ वायलेंट बॉर्डर क्लैशेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन जून 2020। पहला डेटा क्या याद हुआ, जून 2020 के अंदर यहाँ पे लड़ाई हुई थी, पहली बात याद हो गई, क्लैश। दूसरा आगे, in 2017 there was Doklam standoff between two Asian neighbors. Doklam is a tri-junction between India, Bhutan and China. हम जानते हैं इंडिया, भूटान, चाइना तीनों के कोने पे जाके एक पॉइंट पड़ता है डोकलम, वहां से इंडिया का चिकन नेक, क्या बोला मैंने, चिकन नेक उस जगह का नाम है जहां से वेस्ट बंगाल से होते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं उसको, वहां से होते हुए आप इंडिया का पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए एक्सेस का रोड बनता है। अगर वो डोकलम चाइना के कंट्रोल में आ जाता तो उसको चिकन नेक की रोड सीधी दिखाई देती और वो जब जाता वहां पे आर्टिलरी से और बाकी फायर करके उस रोड को रोक सकता था। उस जगह पे हमें चाइना को नहीं पहुंचने देना था और हमने नहीं पहुंचने दिया, ठीक है ना, आप बात समझ रहे हैं। अब इंडिया वो इंडिया नहीं है बेटा जिसके पास बॉर्डर पे आगे कोई भी का ये जगह उसकी और हम दे दें। अब हम क्या नाम है उनका, सनी देओल वाला इंडिया हो चुके हैं कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और आगे की बात तुम जानते हो, समझ रहे हो। तो आगे चलते हैं इस आर्टिकल के अंदर, समझते हैं क्या दूसरा पॉइंट है याद करने वाला। दीज 2 and 75 अदर फॉरवर्ड साइड्स alongside the country border which have witnessed some military action in the past, इनको इंक्लूड किया गया। तो दूसरा तीसरा डेटा याद करने का हो गया, तो टोटल 77 साइट्स हैं।
ये हो गया। अब इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे और यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है, दैट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हैव नाउ बीन शॉर्टलिस्टेड बाय इंडियन आर्मी फॉर बैटलफील्ड टूरिज्म। हमें समझ में आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसको चला रहे हैं, ये भी समझ में आ गया हमको। आगे चलते हैं इसके बाद में, है ना, टू बी लॉन्च्ड ऑन 15th of December। अभी इसकी वेबसाइट मैंने खोल के देखी थी, पर उसमें लिखा है लॉन्चिंग सून ऑन 15th of December बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू मार्क द 77th आर्मी डे। और क्या नाम है उसका वेबसाइट का, भारत रंगभूमि दर्शन। ये भी याद करने वाला पॉइंट हो गया। आगे 77 साइट्स, देयर स्टोरीज एंड हाउ टू गेट देयर, ये समझ में आ गया। ऑफिशियल सोर्स सेड दैट सेलेक्टेड साइट्स इंक्लूड द्रास, कारगिल, सियाचिन बेस कैंप, लोंगेवाला, है ना, बमला, किबितू, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। आप सब में से कौन कौन लोग हैं यहाँ पे जो लोंगेवाला जानते हैं? कोई जानता है यहाँ पे लोंगेवाला? नहीं जानते? आप में से कितने लोगों ने बॉर्डर पिक्चर देखी है? बॉर्डर पिक्चर देखी है? जो लड़ाई बॉर्डर पिक्चर में जहां हुई थी, वो जो बैटल ग्राउंड था, उसको लोंगेवाला कहते हैं। ठीक है ना? ये देखिए मेरी क्लास में जो बाकी बच्चे बैठे हैं, मैंने इनसे भी लोंगेवाला पूछा, ये नहीं जानते साहब। और फिर हम लोग कहते हैं कि हमको देश से प्यार कैसे होगा। अरे कैसे होगा यार, तुम प्यार का एक ही मतलब समझोगे तो वैसे हो ही नहीं सकता। ये देश से प्यार के लिए कहानी पढ़नी पड़ती है, वहां से चिट्ठियां तुम्हें पलट के नहीं आती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो लोंगेवाला की वॉर के लिए इसमें पूरा का पूरा आप जाएं, वहां जाके देखें, घूमने जाएं हर समय हर वक्त। ये 3-4 डेस्टिनेशन मत बना के रखा करो, मनाली, कसौल, गोवा और बात खत्म। नहीं हुआ तो उसके बाद थाईलैंड। अरे यार, देश में बहुत कुछ है घूमने के लिए, और वाकई में बहुत कुछ है घूमने के लिए। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये हो गया। इसके बाद में आगे चलते हैं। तो इसके बाद और कौन कौन सी वॉर है इसके अंदर? 1962 की वॉर विद चाइना, 1967 वॉर एट नाथुला इन सिक्किम, बैटल ऑफ लोंगेवाला वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर एंगेजमेंट ड्यूरिंग द इंडियन पाकिस्तान वॉर इन 1971। जिस किसी ने यहाँ पे बॉर्डर पिक्चर देखी है उसको याद होगा, उसके खून में बहती है। मेरे को पता नहीं अब तक कितनी बार मैंने बॉर्डर पिक्चर देखी है, जब मुझे वो जैकी श्रॉफ की लाइन याद आती कि डैम इट, ये सुबह क्यों नहीं हो रही है, जब उसको प्लेन लेके जाना होता है अटैक करने। तो पता नहीं आप में से कितने लोग जो ये देख रहे हैं उन लोगों ने पिक्चर देखी है, नहीं देखी तो देख लो यार, प्लीज देख लो, है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। इस पूरे आर्टिकल के अंदर छोटी सी बात इधर, ऑन मंडे जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये भी याद करने वाला पॉइंट हो गया। इस टाइम कौन है? द इंडियन आर्मी इज लुकिंग एट बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट इन अ बिग वे विद 4 पिलर्स। अब ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन होता है, आप लोगों के लेवल का मतलब ये यूपीएससी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंपॉर्टेंट पिलर according to the development of Indian Army on the border areas। और उसके बाद ऑप्शंस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है बॉर्डर पे, कम्युनिकेशन डेवलप करना है बॉर्डर पे, एजुकेशन देनी है बॉर्डर के लोगों को सो दैट वो समझ पाए कि इंडिया और वहां का क्या क्या फर्क है और कैसे वो लोग विजिलेंट रहे, एंड टूरिज्म। तो 4 चीजें हैं जो डेवलप करनी है। तो ये आर्टिकल आपको पूरा समझ में आया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और हमने बताया था आपको आर्मी वाला आर्टिकल जिस तरीके से हमने नोट्स पढ़ाए वो पढ़ाएंगे। तो इस आर्टिकल के अंदर यहाँ पे ये पूरी खबर थी जिसके अंदर आर्मी डेज जेनेसिस एंड सिग्निफिकेंस, सेलिब्रेटिंग द लेगेसी ऑफ वेलोर एंड इंस्पायरिंग जनरेशन। अब इसके अंदर जो लिखा था उससे काफी हद तक ज्यादा, क्योंकि ये पेपर में आने के चांसेस हैं, हमने अपने इस नोट्स के अंदर लिखा है और अब हम लोग इस नोट्स को आपके साथ पढ़ना शुरू करते हैं। तो अगर हम इस नोट्स को देखें बेटा, तो सबसे पहला क्या आता है, इंडियन आर्मी डे 2025। मैं अपने पेन को दूसरा ले लेता हूं सो दैट मैं यहाँ पे आपको चला के दिखाऊं और आपको टिक पहले से दिख जाए। और मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, इधर की तरफ हो जाता हूँ, अब आपको पूरा दिखेगा। तो इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड ऑन इंडियन आर्मी डे 2025 कब ऑब्जर्व होता है? 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मार्क द डे व्हेन जनरल, लेटर क्या बन गए थे वो? फील्ड मार्शल बन गए थे। कौन बन गए थे? सीएम करियप्पा। क्या? took over as the first Indian commander in chief of Indian Army from General Sir F.R.R. Butcher। तो बेसिकली पहले हिंदुस्तानी जो इंडिया की फौज के कमांडर इन चीफ बने थे, और उन्हें किससे ली थी ये पोजीशन? F.R.R. बुचर से ली थी, जो कि लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे 1949 में। ये पहली बात हो गई इसके अंदर। एक सेकंड में ये तो देख लो, रिकॉर्डिंग चल रही है। अब ये चल रही है, ऐसी बात नहीं है, इतनी मेहनत खराब हो जाती। तो ये हो गई बात। इसके बाद सिंबलाइज दैट इंडियन आर्मी ट्रांजिशन टू फुल इंडिपेंडेंस पोस्ट 1947। तो 1947 में हमें आजादी मिली, बट उसके बाद में 1949 में इंडियन आर्मी के पहले इंडियन आर्मी के इंडियन चीफ बने। आगे चलते हैं। थीम फॉर 2025 क्या है? समर्थ भारत, सक्षम सेना, दैट इज कैपेबल इंडिया एंड एम्पावर्ड आर्मी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, याद करना। जहां जहां पे अंडरलाइन है वो याद करने वाली चीजें हैं बच्चों इसके अंदर। आगे चलते हैं। की हाइलाइट्स ऑफ इंडियन आर्मी डे 2025 में देखें तो आर्मी डे परेड कहां पे हो रही है इस बार? पुणे में हो रही है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार है जो आर्मी डे परेड जो कि ये वाली है, ये पुणे के अंदर हो रही है। और अगर हम वैसे समझें तो नई दिल्ली से बाहर अब तक केवल 3 बार
इस डे आर्मी डे की परेड को मनाया गया है। और इससे पहले कहां हुई थी? बेंगलुरु में हुई थी 2023 में, और अब तक 3 बार बाहर मनाया गया है। तीसरी बार है ये, जब कहां पे हो रही है? ये पुणे के अंदर हो रही है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई याद करने वाली। आगे चलते हैं इसके बाद में अलायंस विद यूनियन गवर्नमेंट पॉलिसी की, हमको देश के अंदर जितनी भी देश की चीजें होती हैं वो सब दिल्ली में करने की जरूरत नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली है, बट देश का दिल सबके अंदर है, तो पूरे देश में जाके चीजों को करने की जरूरत है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ये हो गया। इसके बाद परेड लेड बाय, इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें याद करने के लिए, मेजर जनरल अनुराग विज, एंड सेकंड इन कमांड कौन है? ब्रिगेडियर परमजीत सिंह ज्योति। ये हो गया डन। इसके बाद आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ पुणे क्या है बेटा? मराठा एम्पायर का पूरा हेडक्वार्टर था पुणे में, हम सब जानते हैं। उसके बाद की डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट इतने सारे हैं पुणे के अंदर। सबसे पहला साउथर्न कमांड का हेडक्वार्टर है। बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप सेंटर्स जो 200 साल पुराना सेंटर है, वहां पे सिचुएटेड है। प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जैसे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एंड स्कूल डिपो, एंड आईएनएस शिवाजी नेवल एस्टेब्लिशमेंट, ये सब कुछ पुणे में है। और आप यहाँ पे हैशटैग देख रहे हैं, मतलब ये याद करना है आप लोगों को। इसके बाद में डिफेंस रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग डीआरडीओ का देखें तो उसके भी 3 सेंटर पुणे के अंदर है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज हम लोग क्या समझते हैं? 2025 दैट इज ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म मनाया जा रहा है। अब 2025 ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म क्यों है बेटा? बिकॉज उसके अंदर 3 या 4 ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो 2025 में लाने की बात हो रही है। इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स हैं? सबसे पहले इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। अब मैं यहां रुकता हूं। आप में से जिस जिस बच्चे को इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड नहीं पता है बच्चों, मैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड समझाऊंगा आपको, तो कम से कम 15 मिनट और जाएंगे, और वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आप किसी जगह पे पढ़ रहे हैं तो अपने सर और मैम से पूछिए, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आप जाके गूगल पे ढूंढिए और खुद पढ़िए बेटा, क्योंकि ये जानने वाली चीज है। समझ रहे हैं आप लोग बात? और जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको हम ये नोट्स में और डिटेल में आईजीसी पूरा समझाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे। आगे चलते हैं इसके बाद में, स्ट्रीमलाइनिंग मिलिट्री प्रोक्योरमेंट्स फॉर फास्टर डिसीजन मेकिंग, प्रमोटिंग इंडिजिनियस कैपेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है, हम लोगों को अपने देश में हथियार बनाना शुरू करना है। इंडिया अभी कल के अखबार में था टॉप 25th वर्ल्ड में आर्म्स एक्सपोर्टर हो चुका है। आज से 5-10 साल पहले हम कहीं स्टैंड नहीं करते थे, ऑल्दो हम अभी भी इंडिया वर्ल्ड में टॉप आर्म इंपोर्टर्स में से एक है, बट अब एक्सपोर्टर भी हो रहे हैं हम धीरे धीरे, जो कि बहुत जरूरी है इकोनॉमी के लिए। अगर खरीदते रहोगे सामान और बेचोगे कुछ नहीं, तो तुम्हारा रुपी डॉलर के मुकाबले और बाकी करेंसी के मुकाबले टूट जाएगा पूरी तरीके से। और यही समझने के लिए अब हमको थोड़ी देर बाद मैं आपको द डेली गार्जियन का इकोनॉमिक्स का आर्टिकल समझाऊंगा कि क्या रिलेशन होता है रुपये और डॉलर में। पर चलो अभी इसमें आगे चलते हैं, ये समझ में आया। देन इसके बाद में आता है अबाउट फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा सर। बॉर्न 28 जनवरी 1899, कुर्ग में पैदा हुए थे। एजुकेशन उनकी हुई थी सेंट्रल हाई स्कूल में, कहाँ पे? मदीकेरी एंड प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से उन्होंने आगे पढ़ाई करी। काम की बात, ही वॉज अमंग द फर्स्ट बैच ऑफ किंग्स कमीशन्ड इंडियन ऑफिसर, KCIO। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं इसके बाद में, करियर माइलस्टोन, फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, हेल्ड 5-स्टार रैंक ऑफ फील्ड मेजर, शेयर्ड ओनली विद सैम मानेकशॉ। 2 ही लोग हैं जिनको अब तक 5-स्टार रैंक मिली है, एक के.एम. करियप्पा सर और एक सैम मानेकशॉ सर को। ठीक है, इसके बाद में प्लेड अ की रोल ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया, लेड इंडियन फोर्सेज इन 1947 इंडो पाक वॉर, जोजिला, द्रास, कारगिल, इन सब जगहों पे जो युद्ध हुए थे उनमें उनने बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन और वो की थी, क्या प्ले की थी। अवार्ड, सबसे पहला OBE दैट इज ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। आजकल मैं एक सीरीज देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत समय मिल जाता है मुझे, तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बहुत टाइम से बताई थी, वो मैं देख नहीं पा रहा था, और उसमें था उनमें उस सीरीज के अंदर जो वहां पे मेन हीरो है उसको OBE मिला हुआ है। नेटफ्लिक्स पे वो सीरीज है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं कौन सी सीरीज की बात कर रहा हूं जिसमें मेन कैरेक्टर को OBE मिला हुआ है। आगे चलते हैं, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर फॉर हिज रोल इन बर्मा ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड, एंड ऑर्डर ऑफ चीफ कमांडर ऑफ द लीजियन ऑफ मेरिट बाय US प्रेसिडेंट। तो ये दोनों जो अवार्ड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं लेगेसी क्या है। ही वॉज एडवोकेटेड फॉर द आर्मी एज अ सर्वेंट ऑफ द पीपल एंड रिटायर्ड इन 1953। और इनके रिटायरमेंट वाले डे पे क्या मनाया जाता है? आर्मी वेटरन डे मनाया जाता है बच्चे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आगे चलते हैं, इसके बाद सर्व्ड एज अ हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्म फोर्स वेटरन डे। कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को, हर साल मनाया जाता है 14 जनवरी को। सेलिब्रेटेड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राई सर्विस वेटरन्स। क्यों मनाया जाता है? मार्क द रिटायरमेंट ऑफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ऑन जनवरी 14, 1953, 1953। समझ में आई यहाँ तक की बात? आगे देखें, ग्लोबल पैरालाइंस, इसके अलावा कोई और भी देश है जहां पे ये चीजें मनाई जाती हैं, वेटरन डे वगैरह? हाँ भाई, बिल्कुल मनाई जाती है। वेटरन डे या फिर आर्मस्टिक डे 11 नवंबर को बहुत सारे कंट्रीज में मनाया जाता है, US से लेके पूरे यूरोप में। जो जो लोग वर्ल्ड वॉर 1 लड़े थे
और वर्ल्ड वॉर वन जीते थे उन कंट्रीज के अंदर ये मनाया जाता है, यूएस एंड वेस्टर्न नेशन में। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में जब 11 महीने मतलब नवंबर की 11 तारीख को 11th आवर पे, मतलब 11वें घंटे पे, तो 11th आवर ऑफ 11th डे ऑफ द 11th मंथ 1918 में जब उनके सामने वाली फोर्सेस ने, मेनली जर्मनी ने सरेंडर किया था, उसके बाद में ये दिन मनाना शुरू किया गया था। और उसके अलावा एनजेक डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है ऐसे ही वर्ल्ड में, और वो मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर, ठीक है ना। ऑनर्स द सोल्जर हु सर्व्ड इन ऑल वॉर्स पर्टिकुलरली इन गैलीपोली कैंपेन ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। यहां तक की बात आपको समझ में आई। सेलिब्रेशन ऑफ इवेंट ऑन वेटरन डे क्या क्या है? परेड्स एंड रेड फ्लाइंग सेरेमनी होने वाली है ना। इसके बाद में हाईलाइट ऑफ द इवेंट, मुंबई के अंदर वेटरन डे परेड पे, मरीन ड्राइव पे परेड निकाली जाती है। अब ये टॉपिक अगर आप देखो ध्यान से बच्चे, तो ये पूरा टॉपिक इतने से टॉपिक में नहीं समा रहा है, पर ये टॉपिक पेपर के लिए काम करता है, इसीलिए इस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए था, और हमने आपके साथ इसको अभी इस तरीके से पढ़ लिया। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये हो गया पूरा। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़पेपर है वो है हमारा द डेली गार्जियन। और नेक्स्ट न्यूज़पेपर से पहले, ओहो ये क्या खुल गया? ये तो हमारे बैचेस की इंफॉर्मेशन खुल गई। तो मैं ये भी आप लोगों को बता देता हूं, हम लोग इस टाइम पे इस साल जो टोटल बैचेस पढ़ा रहे हैं बेटा, वो 4 बैचेस हैं। सबसे पहला बैच है हमारा कैटलिस्ट बैच। आप लोगों का बहुत समय नहीं जाएगा, जल्दी समझा दूंगा। कैटलिस्ट बैच के अंदर हमारा ये बैच हमने उन बच्चों के लिए बनाया है जो किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी एडमिशन ले चुके हैं, पर उनको कुछ चीजें हैं जो अच्छी नहीं मिल रही हैं, जैसे कि उनको कंप्लीट जीके और करंट अफेयर्स के नोट्स बहुत अच्छे से नहीं मिल रहे हैं, कंप्लीट लीगल करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं मिल रहे हैं, वीकली आर्टिकल नहीं मिल रहे हैं ऑफ फिलोसफी, इकोनॉमिक्स एंड अदर, अलग अलग जगह से ढूंढ के आर्टिकल, सो दैट तुम अपना कॉम्प्रीहेंशन और बाकी जीके अच्छी कर पाओ। वीकली न्यूज़पेपर आर्टिकल कंपाइलेशन नहीं मिल रहा है, और अब तो डेली मिलना शुरू हो गया है हमारे ग्रुप के अंदर। लीगल आर्टिकल कंपाइलेशन नहीं मिल रहा है, ई बुक नहीं मिल रही है फॉर कॉम्प्रीहेंशन, वीकली प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, अब तो डेली मिलना शुरू हो जाएंगे आपको हमारी ऐप पे। हर रोज इंग्लिश, सीआर, लीगल, जीके और क्वांट के क्वेश्चन, सो दैट तुम रिलेवेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओ। और मंथली जीके मैगजीन, ये सब कुछ 1000 रुपए महीना या फिर 8000 रुपए साल पे मिल रहा है। ये वो गोल्डन कंटेंट है जो तुमको बाकी बच्चों से बहुत आगे ले जाएगा, पर तभी जब तुम इसका इस्तेमाल कर पाओगे, तब जब तुम उसको कायदे से पढ़ पाओगे। केवल खरीद के बैठने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये वो जिम की मेंबरशिप है जिसमें लेने के बाद डंबल उठाना भी पड़ेगा। मेंबरशिप से कोई पतला नहीं होता, मैं भी नहीं हुआ। मेरी बात समझ में आई? इसके बाद दूसरा बैच है हमारा द एवेंजर बैच। ये कैटलिस्ट बैच में जो भी मिल रहा है वो सब कुछ मिलता है इसके अंदर, बट उसके साथ साथ इस बैच के अंदर आपको क्या मिलता है? इस बैच के अंदर आपको उसके साथ साथ ये सब कुछ कैटलिस्ट बैच का है, इसके साथ साथ मंथली जीके मैगजीन, एंड ये चीजें एक्स्ट्रा होती हैं क्या क्या? लाइव जीके एंड करंट अफेयर्स की क्लास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को मैं लाइव क्लास लेता हूं, शाम को 6:30 बजे से 8:30 9 बजे तक। वो मिलेगी आपको इसके अंदर। लाइव माइंडसेट एंड स्ट्रेटजी क्लास मिलेगी, हर थर्सडे को होती है। हर बच्चे से बात करते हैं हम, हर बच्चे से पूछते हैं उसे क्या समस्या है और उसकी समस्या का समाधान करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसके अलावा एक्सक्लूसिव ग्रुप एक्सेस, ये एक्सक्लूसिव ग्रुप उन बच्चों का है बेटा जो लास्ट कुछ सालों के अंदर बहुत अच्छे एनएलयूज में पहुंच गए हैं, और उसके साथ साथ जो इस साल अच्छे से पढ़ रहे हैं, सो दैट आपको अच्छी कम्युनिटी मिल पाए जिनके साथ आप पढ़ पाओ। वो अकेले बैठ के या फिर किसी ऐसे सेंटर पे ना पढ़ो जहां पे आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो और आपको कोई दोस्त भी ना हो। मेंटोरशिप मिलती है मेरी और बाकी इंपॉर्टेंट मेंटोर्स की। लाइव क्विज होते हैं, कम्युनिटी मॉक सपोर्ट होता है और लाइब्रेरी सपोर्ट होता है। और मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा पता नहीं क्या क्या इस बैच के अंदर होता है। इसकी फीस 2000 रुपीज पर मंथ या फिर 18,000 रुपए साल है। और उसके बाद नेक्स्ट बैच आता है हमारा शौर्य एलीट बैच। और शौर्य एलीट बैच में बेटा आपके सारे सब्जेक्ट्स की टोटल तैयारी होती है। इंग्लिश हो, लीगल हो, सीआर हो, जीके हो, क्वांट हो, मॉक हो, प्रैक्टिस हो, ओलिट हो, एलिट हो, सब कुछ हम शौर्य एलीट बैच में कराते हैं। हफ्ते में 6 दिन क्लास चलती हैं, हर रोज 2 क्लास होती हैं, तो टोटल 4 से 4.5 घंटे की रोज लाइव क्लासेस होती हैं। सब कुछ कवर होगा इसके अंदर, तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कल के बैच में इसको समझा दूंगा। अभी हम आगे चलते हैं, और ये है हमारा लास्ट बैच, दैट इज ओलिट बैच, जो इस साल हम लोग बिल्कुल फ्री चला रहे हैं। और वो एक ही मोटो है, एम्पावरिंग एस्पायरेंट्स एवरीवेयर व्हेन नो वन इज विद यू, मेगा जीके स्टैंड्स बाय यू। बहुत नुकसान हो रहा है हमको इसमें इकोनॉमिकली, ऐसी बात नहीं है। 300 करीब बच्चों ने एडमिशन लिया है, अगर हम उनसे ठीक ठाक फीस लेते तो बहुत पैसा आता, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। समझ रहे हो ना? जब दांत नहीं तब दूध दियो, और जब दांत दिए तो अन्न भी देगा, सब हो जाएगा। आप पढ़ाई करो। यहां तक की बात समझ में आई? अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़पेपर पे आते हैं बेटा, और वो है द डेली गार्जियन। ये न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल है जो आप लोग अगर अब तक रुके हो इस वीडियो को देखने में, तो आपको बहुत काम आने वाला है। और वो आर्टिकल नीचे आएगा जो कि मैंने पूरा टिक लगाया है।
और वो आर्टिकल है रुपीज जर्नी यूपीए टू एनडीए। अब ये यूपीए टू एनडीए पढ़ते ही मुझे भी लगा कि ये आर्टिकल किसी काम का नहीं है यार, इसमें तो यूपीए और एनडीए की बात हो रही है और ये मुझे पॉलिटिक्स की बातों में नहीं जाना। देन व्हेन आई वेंट इनटू द टॉपिक एंड व्हेन आई रेड द कंप्लीट आर्टिकल, आई सॉ कि ओरे ओरे भाई, इनने तो पूरा समझा दिया यार, इन्होंने तो एंड टू एंड समझा दिया कि किस तरीके से क्या क्या फैक्टर्स होते हैं क्या नहीं होते। तो नोट्स बना के दे दिए इन्होंने, तो केवल आर्टिकल नहीं है, इन्होंने तो नोट्स बना के दे दिए पूरे कि इसको उठा के अगर मैं पानी मिलेगा पानी, इसको उठा के अगर मैं यूज कर लूं तो ये तो काम नोट्स आ जाए। तो नोट्स बना के दे दिए इन्होंने, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो ये भी हम पढ़ेंगे और इसके बाद इसमें लीगली स्पीकिंग के आर्टिकल देखेंगे। तो चलो देखना शुरू करते हैं इसको। अब सबसे पहले शुरू से, सबसे पहला दिल्ली पॉलिटिक्स का आर्टिकल काट दिया, ये आर्टिकल कट गए, सारे कट गए। पीएम हेल्स आईएमडी अचीवमेंट ऑन इट्स 150 फाउंडेशन डे, इसके नोट्स हमको आपको हमारे नोट्स के अंदर मिल जाएंगे और हमारी मैगजीन में भी इसके नोट्स मिल जाएंगे। 150 साल हो चुके हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बने हुए। प्रधानमंत्री ने एक नई बात और बोली है अभी प्रधानमंत्री जी ने, कि वो अब अर्थक्वेक किस, थैंक यू सो मच। हाँ प्रभु राम, मैं इतनी तेज चिल्लाता हूँ ना, मेरा गला बोल जाता है। तो हाँ, तो किस तरीके से अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करने के लिए उन्होंने बोला कि अब आईएमडी को करना है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, आप लोग नहीं तो अपने आप पढ़िएगा। ट्रम्प टेंट्रम, ये नाम के ऊपर पूरा आर्टिकल आ सकता है तुम्हारे पेपर में, पेपर तक आ सकता है, बहुत काम का है। तो इसको सर्च करना, व्हाट इज ट्रम्प टेंट्रम ऑन इंडियन रूपी है ना, लाइकली टू बी शॉर्ट लिव्ड एसबीआई रिपोर्ट। तो ये क्या है ट्रम्प टेंट्रम, अपने आप में पूरी काम की चीजें पढ़ना। आगे चलते हैं, इसके बाद में ये पूरे के अंदर कुछ नहीं रहेगा। इंडियन बांग्लादेश फेंसिंग रो, बांग्लादेश है ना पोस्ट हसीना है ना ऑस्टर बीएसएफ, मैंने अभी बता दिया था पूरा। आगे चलते हैं, इसके बाद में एमएचए अप्रूव्स एक्सपेंशन ऑफ सीआईएसएफ विद 2 न्यू बटालियंस, काम की बात है ये आर्टिकल काम का, जरूर पढ़ना। आगे चलते हैं, इसके बाद में पीएम हेल्स, ये न्यूज़पेपर का कंटिन्यू हो रहा है फ्रंट पेज का। देन इसके बाद में ये सब कुछ कट जाएगा, ये सब कुछ कट जाएगा, ये सब कुछ कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। ये आर्टिकल काम का है ना, प्ली इन हाई कोर्ट सीक्स कैग रिपोर्ट पब्लिश रिलीज बिफोर असेंबली पोल। पढ़ लेंगे एक बार क्या है इसकी कहानी, बहुत कुछ जीके के फैक्ट्स नहीं आएंगे इसके अंदर से, पर थोड़ा बहुत समझ लेंगे। देन इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देन इसके बाद ये आर्टिकल आता है अनलॉकिंग इनोवेशन, ये बेसिकली कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इंटरनेशनल नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे नेशनल स्टार्टअप डे को पूरा, और आप लोग इसको रीड कर लेना। इसके बाद आगे ये आपके इंग्लिश सीआर के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा, आर्टिकल है विकसित भारत विवेकानंद थॉट। क्या क्या विवेकानंद के थॉट है विकसित भारत पे, किस तरीके से विकसित भारत बनेगा, ये पूरा आर्टिकल है, जरूर पढ़िएगा, हम आपको इस पे क्वेश्चंस भी देंगे। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, मेंटल रिटार्डेशन टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आपको अगर मेरी आवाज में और भी आवाज आ रही है, तो हमारे ऑफिस के बाहर कुछ बच्चे अपनी जवानी खराब करते हैं, मोटरसाइकिलों पे बहम है। ऑल दो मतलब खराब तो नहीं है ये, बट इतना करो कि मतलब एक तो शरीर को चोट नहीं आए, मेरी बात समझो, और दूसरा इतनी ठंड पड़ रही है यार, तुम्हारे पास पूरा साल है ये सब करने को, अभी सड़कों पे गाड़ियां दौड़ानी है, वो भी जब मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, बताओ। तो आगे चलते हैं, मेंटल रिटार्डेशन टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, टर्मिनोलॉजी चेंजेस दैट रिमेन इग्नोर्ड, ये काम की बात है, आर्टिकल जरूर पढ़िएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और अब हम लोग शुरू करते हैं आर्टिकल पढ़ना बेटा। मैं सब लोगों से यहाँ पे उम्मीद रखूंगा कि वो लोग इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ेंगे, और आप सब लोग भी इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये आर्टिकल बेटा इस बारे में है कि रुपी की जर्नी क्या है। अगर आपको आपके सामने ग्राफ में दिख रहा हो, तो किस तरीके से 1999 के अंदर अगर $1 के अंदर तकरीबन 39 या 40 रुपीज आते थे, तो क्यों आज 2024 में $1 के अंदर 84 रुपए आने लग गए हैं। क्या रुपया कमजोर हो रहा है तो हमारी इकोनॉमी कमजोर हो रही है, क्या रुपया ताकतवर हो रहा है तो इकोनॉमी ताकतवर हो रही है, या कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। क्या क्या पॉइंट्स हैं इससे जुड़े हुए, ये पूरा मैं इस आर्टिकल में पढ़ाने वाला हूं आपको, और आप पूरा समझिएगा मेरे साथ, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसमें पूरा समझने वाले हैं कि डॉलर टू रुपी एक्सचेंज क्या होता है, बेसिकली किस तरीके से वो काम करता है, और बाकी चीजें। चलिए तो आगे चलते हैं इसके बाद इसके अंदर। अब ये आर्टिकल क्या कहता है, मैं आपके साथ आर्टिकल टू आर्टिकल पढ़ता हूँ पूरा, ठीक है ना, आर्टिकल टू आर्टिकल। तो यहां से शुरू करते हैं इस आर्टिकल को, और आर्टिकल पढ़ते पढ़ते मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से एक अच्छा आर्टिकल आपका एक पूरा टॉपिक क्लियर कर सकता है। और मैं आर्टिकल टू आर्टिकल पढ़ूंगा और आर्टिकल टू आर्टिकल आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है ना। चलिए तो समझना शुरू करते हैं। द एक्सचेंज रेट बिटवीन इंडियन रूपी एंड द यूएस डॉलर सर्व्स एज अ वाइटल इंडिकेटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हेल्थ, बिल्कुल सही बात है। रिफ्लेक्टिंग द नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज, ग्लोबल मार्केट डायनामिक्स एंड इन्वेस्टर सेंटिमेंट, बिल्कुल सही बात है। एनालाइजिंग द इंडियन USD exchange rate during the tenure of United Progressive Alliance UPA and the National Democratic Alliance provides insight into how different administration have influenced Indian economic trajectory। अब यहां तक पढ़ के मैंने बोला ना, ये आर्टिकल मुझे लगा अबे किसी काम का नहीं यार, मुझे क्या करना है, बट जैसे ही मैं इसमें नीचे गया, मैंने ये ओ हबीबी ये क्या बोल दी,
ये तो बहुत काम की बात कर दी, बहुत ज्यादा काम की बात कर दी। तो अब यहां से समझना शुरू करते हैं, ओवरव्यू ऑफ इंडिया यूएसडी एक्सचेंज रेट। सबसे पहला फैक्ट जो तुम्हारे पेपर में आ सकता है वो क्या, कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, भैया आप लोग बताएं, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एक रुपए में कितने डॉलर, एक डॉलर में कितने रुपए आते होंगे? स्क्रीन पे पढ़ने वाले को काला कुत्ता आ जाएगा, तो कोई स्क्रीन पे नहीं पड़ेगा। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एक डॉलर के अंदर मात्र 3 रुपए 30 पैसे आते थे। एक डॉलर में मात्र 3 रुपए 30 पैसे, और आज एक डॉलर के अंदर 86 तक पहुंच गए। और अब आगे चल के प्रिडिक्शन है कि 2030 तक एक डॉलर में 100 रुपए आएंगे। तो क्या हम वाकई में गरीब हो रहे हैं, डॉलर अमीर हो रहा है, या इसका रिलेशन क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो पहले ये वाला आर्टिकल समझाने से पहले भी, यहाँ पे ये आर्टिकल में थोड़ा सा आगे आता है, दैट ओवर द डिकेड द रुपी हैज डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट द डॉलर। जब कभी मैं बोलता हूँ रुपी डेप्रिशिएटेड, उसका मतलब होता है कि अब एक रुपए में ज्यादा डॉलर आना शुरू, सॉरी एक डॉलर में ज्यादा रुपए आना शुरू हो जाएंगे अगेंस्ट द डॉलर। एंड उसके बाद में बाय द दिसंबर 2024 द एक्सचेंज रेट हैज रीच्ड 85.81 INR पर यूएसडी, 85 रुपीज। अब इसके आगे आर्टिकल कहता है इकोनॉमिक पॉलिसीज अंडर यूपीए एनडीए क्या क्या थी, एंड देन उसके बाद फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडिया यूएस एक्सचेंज रेट। बट ये समझने से पहले कि एक्सचेंज रेट क्या है, आपको ये समझना बहुत जरूरी होगा कि गुरु ये होता क्या है, रुपए में डॉलर, डॉलर में रुपया, और क्या हम सच में अमीर या गरीब होते हैं। तो मेरी बात इसको इस तरीके से समझना, जब कभी मैं बोलता हूं कि एक डॉलर के अंदर 84 रुपीज आ रहे हैं, समझना, और मैं बोलता हूं कि इसके बाद रुपया और डेप्रीशिएट हो गया, मैंने बोला रुपया और डेप्रीशिएट हो गया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अब एक डॉलर के अंदर 84 की जगह 86 रुपीज आ रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये डेप्रीशिएट कैसे हुआ और इसको एप्रीशिएट कैसे कहते हैं। तो एक छोटी सी बात समझो, अपने मन में समझो कि एक तराजू बनाओ, क्या बनाओ, यहाँ पे एक तराजू बनाओ, और तराजू बनाने के बाद में, ये तराजू बन गया, स्क्रीन पे दिख रहा है तुमको, ये तराजू, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो मान लो ये तराजू है। और तराजू बनने के बाद में समझो कि यहाँ पे रखा हुआ है $1, क्या रखा हुआ है, $1। अब $1 का तुम दिमाग में ऐसे हलक से छोड़ो और ऐसे सोचो, वजन मान लो कि $1 का वजन कितना है, $1 का वजन है कोई 100 ग्राम, मान लो 100 ग्राम वजन है, ठीक है। और अब तुम मान लो कि ₹1 का जो है वजन, वो ₹1 का वजन कितना हो कि अगर उसके अंदर बेसिकली 50 रुपए आ जाए, तो मैं कहूंगा भैया ₹1 का वजन बेसिकली, अगर ₹1 की बात करें तो ₹1 का वजन 2 ग्राम होगा, अगर तो 2 इंटू 50 इजिकल्स टू 100 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, छोटी सी बात है। तो $1 अगर 100 ग्राम का है तो फिर 50 रुपए मिला के $1 हो जाएगा, यस और नो, बिल्कुल सही बात है, 50 रुपए मिला के $1 हो गया। अब इस बात को आगे समझो, अब मैं कहता हूं कि रुपया हल्का पड़ गया डॉलर के आगे, रुपया डॉलर के आगे हल्का पड़ गया, मतलब डेप्रीशिएट हो गया। अब रुपया डेप्रीशिएट का मतलब क्या है कि अब $1 में 2 ग्राम का रुपया नहीं रह गया, रुपया रह गया 1.5 ग्राम का बेचारा। कितने ग्राम का रह गया, 1.5 ग्राम का, हल्का हो गया रुपया, उसने कीटो कर ली। तो अब रुपया हल्का हो गया, 1.5 ग्राम का हो गया, तो अब $1 में कितने रुपए आएंगे, अगर पहले 50 आ रहे थे, क्योंकि 100 ग्राम बराबर करना है। अब मैथ तुमसे पूछूंगा तुम्हारे दिमाग का धुआं निकल जाएगा, तो मैं मैथ नहीं पूछता हूँ, मैं तुम्हारे सामने खुद कर लेता हूँ कि भैया 1.5 ग्राम का अगर ₹1 है तो 15 ग्राम के 10 रुपए हुए, और 150 ग्राम के 100 रुपए हुए, और 150 ग्राम के 100 रुपए हुए, तो 66 रुपीज के आसपास कुछ आए, 66 रुपए 6 पैसे, ये तो हुए 33 बांट लेंगे। तो अब क्या हुआ, जहां पहले $1 में 50 रुपए आ रहे थे, वहां अब $1 में कितने रुपए आ रहे हैं बच्चों, 66.6 आ रहे हैं। तो रुपी डेप्रीशिएट हुआ तो क्या हुआ, $1 में ज्यादा रुपए आने लग गए, और डेप्रीशिएट होगा तो और पैसे आएंगे। और जब मैं बोलता हूँ रुपी एप्रीशिएट हुआ, एप्रीशिएट, तो उसका मतलब क्या होता है कि अब $1 में कम रुपए आएंगे, क्योंकि रुपए का वजन बढ़ रहा है। तो जहां 2 ग्राम का रुपया था, अगर वहां वो रुपया 4 ग्राम का हो गया, तो अब $1 में कितने आएंगे, केवल 25 आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इतनी बात समझ के तुमको ये समझ में आ गया कि डेप्रीशिएशन एंड एप्रीसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है। इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई। अब सवाल आता है कि ये पहले इकोनॉमिक्स समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसको अपने दिमाग के बेस से, अपनी जिंदगी के आसपास से समझो। जिंदगी के आसपास से तुम्हें इकोनॉमिक्स समझ में आ गई तो सब समझ में आ जाएगा। तो अब रुपी का डेप्रीसिएशन एप्रीसिएशन हमको यहाँ तक समझ में आया कि रुपी और डॉलर में डेप्रीसिएशन एप्रीसिएशन क्या है। अब सवाल आता है कि इसकी भैंस को भोपाल ले जाओ, ये डेप्रीसिएशन और एप्रीसिएशन हो ही क्यों रहा है, ऐसा क्या कलेश मचा दिया दुनिया ने कि ये डेप्रीसिएशन एप्रीसिएशन हो रहा है। अब इसको तुम एक तरीके से समझो, तुम किसी के घर के अंदर दामाद हो, हिंदुस्तानी पॉइंट से जीजाजी लगते हो, और चलो दामाद भी छोड़ो, दूसरे तरीके से समझो, तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम्हारा नाम है पिंटू, तुम्हारा दोस्त है बबलू, क्या नाम है उसका, बबलू। अब बबलू ऐसा दोस्त है तुम्हारा जो कोई नौकरी नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, तुम पढ़ाई कर रहे हो, और वो आज तुम्हारे घर पे आया। आज बबलू आया, तुम्हारी मम्मी ने बिठाया, पापा ने बिठाया, तुमने उसके साथ चाय पी, तुम्हें अच्छा लगा, लगा नहीं लगा, कोई बात नहीं है।
फिर तुमने आज बबलू को आधा घंटा दिया, बबलू कल फिर तुम्हारे घर आ गया, मैं चल कोई बात नहीं, तुमने बबलू को 25 मिनट दे दिए, बबलू उसके बाद परसों फिर तुम्हारे घर आ गया, तुमने बबलू क्या पागल है रोज रोज आएगा, मन में सोचा बोला नहीं, तुमने बबलू को 20 मिनट दिए, ऐसे करके बबलू लगातार 1 हफ्ते तक तुम्हारे घर आ गया और तुम्हें उसकी कोई जरूरत है नहीं, कोई जरूरत है नहीं। तो जब 10 दिन तक बबलू लगातार तुम्हारे घर आया तो तुमने मम्मी से कहा बबलू आएगा उसको बाहरी बाहर से कह देना मैं हूं नहीं। तो क्या हुआ, जो भी चीज बिना जरूरत के, जो भी चीज बिना जरूरत के अगर ज्यादा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर किसी चीज की जरूरत है भी और फिर भी वो, अब बबलू की लग गई नौकरी, बबलू हो गया इंस्पेक्टर, अब इंस्पेक्टर लगने के बाद भी बबलू रोज तुम्हारे घर आ रहा है, तो भी तुम बबलू की उतनी इज्जत तो नहीं करोगे। वही बबलू अगर रोज तुम्हारे घर नहीं आ रहा है और उसके बाद सोचो वो आईएएस भी बन गया, और अब बबलू का फोन आया कि हाँ मैं बोल रहा हूँ बबलू मेरे भाई कैसा है बबलू, तेरी तो बहुत, तू तो सपने में आता है मेरे, मुझे तेरी बड़ी याद आती है, तुम करोगे ना ऐसे। तुम क्यों करोगे, क्योंकि एक तो वो तुमसे मिलने नहीं आ रहा, दूसरा तुम्हें उससे काम पड़ सकता है। प्रैक्टिकल बात, मेरी बात समझ में आ रही है। अब मेरा भी दोस्त आईएएस है, वो वीडियो देख लेगा कहेगा अभी वैसी बात नहीं है भाई, मैं तुझसे नहीं कह रहा हूँ, तुम लोग समझो, पर मेरी बात समझ में आई। अब बबलू मंत्री बन गया, मेरा कोई दोस्त मंत्री नहीं है तो मैं मंत्री वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, तो बबलू मंत्री बन गया तो काम पड़ सकता है, यहां तक की बात समझ में आई। अब इसको तुम करेंसी में समझो, कोई एक्स देश जैसे कि यूएसए है, वो इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, इतने सारी मिसाइल से लेके डिफेंस से लेके सर्विसेज से लेके चीजें बनाता है कि जब कभी किसी कंट्री को उसके प्रोडक्ट को खरीदना है, जब कभी किसी कंट्री को उसके प्रोडक्ट को खरीदना है, तो वो कंट्री जब उससे कहेगा कि भैया यूएसए हमको एक काम करे बोइंग दे दो, जो तुम आजकल तुम्हारे बोइंग बढ़ जाते हैं उड़ जाते हैं, पर तुम हमें एरोप्लेन दे दो बोइंग, तो यूएसए कहेगा भाई मैं तुझे बोइंग दे दूंगा पर मुझे पेमेंट किस में चाहिए, डॉलर में चाहिए, मुझे पेमेंट डॉलर में चाहिए। अब मैं अपने घर तो डॉलर छाप नहीं रहा हूं, तो मैं कहूंगा भैया तुझे पेमेंट डॉलर में चाहिए, तो मैं डॉलर कहां से लाऊं। अब डॉलर मेरे पास आने के दो तरीके, एक तरीका डॉलर मेरे पास आने का क्या, कि मेरे देश में इंडिया में या तो जो लोग इंडियंस बाहर जाके काम कर रहे हैं और वो वहां से रेमिटेंस भेजे, रेमिटेंस मतलब जो बाहर पैसा कमाया और वो इंडिया में भेजा, तो वो रेमिटेंस आए। इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है, हमसे ज्यादा रेमिटेंस वर्ल्ड में किसी कंट्री के पास नहीं आता है, क्योंकि हमारे यहाँ सारे माँ के लड़के, माँ की लड़कियां बाहर जा जाके बच्चे काम कर रहे हैं और अपनी माँ भारत माता को पैसा लौटा के, हम ज्यादा ऐश नहीं करते बाहर जाके, हम इंडिया में पैसा वापस भेजते हैं। तो इंडिया में रेमिटेंस आया, तो या तो रेमिटेंस से डॉलर आए या फिर ट्रेड से आए कि हमने उसको कुछ ऐसा बेचा कि उसने हमें पेमेंट किया। अब तगड़ी बात समझो, हम जब यूएसए को कुछ बेचते हैं तो वो भी डॉलर में पेमेंट मांगता है और हम भी, बहस की आंख, हम भी डॉलर में पेमेंट मांगते हैं। हम और बहुत सारे देश के लोग डॉलर में पेमेंट क्यों मांगते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर की जरूरत और डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। समझ में आ रही है मेरी बात। अब उसके लिए थोड़ा इतिहास में जाना पड़ता है कि जब 2nd वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और उसके बाद जब इकोनॉमी शुरू हुई, तो अमेरिका ने दुनिया के देशों से कह दिया कि आप, मैं अपने पास जो डॉलर पैदा करूंगा वो मेरे पास उतना ही डॉलर पैदा करूंगा जितने का सोना होगा, और अगर आप अपने पास डॉलर रखते हो, अगर आप अपने पास डॉलर रखते हो तो डॉलर आप जब कोई मुझे वापस दोगे मैं उतने का सोना आपको दे दूंगा, जिसको बोला जाता था ब्रेटन वुड्स सिस्टम। आगे चल के 1970s 80s में उसने ब्रेटन वुड्स सिस्टम खत्म कर दिया, तो उसके बाद वो सिस्टम खत्म हो गया, तो उसके बाद से डॉलर सोने के साथ टैग नहीं रहा, बट वो डॉलर उस टाइम बहुत चला और उसके साथ साथ डॉलर की जरूरत थी क्योंकि सारी बड़ी कंपनी वहां पे, तो अब डॉलर की डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी। अब जब डॉलर की डिमांड बढ़ी तो सबको डॉलर चाहिए। अब ऐसे ही इंडियन करेंसी की डिमांड कब बढ़ेगी मुझे बताओ, जब इंडियन करेंसी या फिर इंडिया का बिजनेस इतना कुछ प्रोड्यूस करे कि बाहर के देश जब उस प्रोडक्ट को मांगे तो हम उनसे कहेंगे भैया रुपए में पेमेंट कर दो, या तो तब बढ़ेगी, या तो कब बढ़ेगी अब हमारी करेंसी बहुत स्ट्रांग हो जाए और हमें बाहर से बहुत कुछ खरीदने की जरूरत ना पड़े। समझ में आ रही है ना, दो बातें समझ में आ रही है, मोटा मोटा समझ में आ रहा है। देखो मोटे दिमाग वाले को समझा दिया तो सबको समझ में आ जाएगा, तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया। तो मेरी बात समझ में आई। तो अब जब ये कहानी समझ में आई तो उसके बाद इतनी सी कहानी समझने के बाद अब तुमको समझ में आएगा कि किस तरीके से रुपए डॉलर के बीच में रिलेशन होता है। और मैंने शुरू में बोला था कि दो तरीके थे हमारे पास डॉलर आने के, एक तरीका था कि हमारे पास रेमिटेंस आ रहा है और दूसरा तरीका था डॉलर आने का क्या हमारे पास, कि हमने बिजनेस करके डॉलर में पेमेंट ले लिया। और तीसरा तरीका क्या होता है, जो हम आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास हमारा एसडीआर रहता है, एसडीआर डिपॉजिट रहता है, जिसमें हमारा कुछ परसेंटेज रहता है कि वो पैसा वहां से ले सकते हैं, तो हम वहां से डॉलर ले रहे हैं और वो बहुत दिक्कत है। तो तुम लोग अक्सर कर अखबार में पढ़ते होंगे कि हमारे पास जो सरकार के पास पैसा है फॉरेन करेंसी टोटल, वो पूरी डॉलर और रुपीज और बाकी, सॉरी डॉलर और गोल्ड और बाकी चीजों में होती है, तो वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। तुम इसमें देखोगे पिछले एक साल में $50 बिलियन कम हो चुके हैं। तो वो क्यों हो चुके हैं, क्योंकि हमें अपनी करेंसी को संभालना है।
और हमारी करेंसी कैसे संभलेगी? दुनिया में एक ही नियम होता है, जब तुम्हारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही हो तो तुमको अपनी करेंसी की वैल्यू कैसे बढ़ानी है कि लोग उसकी डिमांड रखें। तो बहुत बांटनी भी नहीं है, पर डिमांड बढ़वानी है। और दूसरा, जिस करेंसी के सामने तुम्हारी करेंसी वीक हो रही है उसको मार्केट में दे देना है। तो जब उसको ज्यादा दोगे तो वो ज्यादा हो जाएगी, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो अपने आप उसकी वैल्यू नीचे आ जाएगी। समझ में, मोटिव है, समझ में आई इतनी सी बात। अब उसके बाद ये आर्टिकल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ भैया, बेसिकली बात हमने देखा कि ओवरव्यू ऑफ इंडिया यूएसडी एक्सचेंज रेट समझ में आ गया यहाँ तक हमको। इसके बाद आगे चलते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज अंडर यूपीए एंड एनडीए। ड्यूरिंग द यूपीए टेन्योर इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ रेट विद एवरेजिंग अराउंड 8% एनुअली ईयरली। हर साल यूपीए की सरकार में कांग्रेस के टाइम पे 8% हमारी ग्रोथ बढ़ रही थी। बट उसमें दिक्कत क्या थी? उसमें दिक्कत थी हाउएवर टुवर्ड द लेटर पार्ट ऑफ द टेन्योर इकोनॉमी फेस चैलेंजेस सच एज पॉलिसी पैरालिसिस। पॉलिसी पैरालिसिस वर्ड का मतलब होता है कि कोई सरकार पॉलिसी बना ही नहीं पा रही, जो पॉलिसी बन रही है उसमें कोई ना कोई अड़ंगा अटका दे रहा है। हाई इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन मतलब महंगाई डायन खाए जात है, सकी सैया तो खूबी कमात है, मतलब महंगाई आ रही है। उसके बाद में वाइडन फिस्कल डेफिसिट। वाइडन फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है, देखो, लार्ज गैप बिटवीन द गवर्नमेंट स्पेंड्स एंड अर्न, मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो सरकार की आमदनी जब अठन्नी होगी और खर्चा रुपया होगा तो वो क्या कहलाएगा बच्चे? फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा। ठीक है ना? तो ये हो गया। कैन मेक इन्वेस्टर हेजिटेट टू इन्वेस्ट। और जब ये सब कुछ हुआ तो हुआ क्या बेसिकली इकोनॉमी में? इकोनॉमी में एक ही बात होती है, चाहे रिलेशनशिप हो या इकोनॉमी हो या कुछ भी हो, हम वहीं पे लगाएंगे जहां हमको स्टेबिलिटी, समझ सकते हैं, सिक्योरिटी और फायदा नजर आएगा। इंसान का बच्चा है भैया। तो अब बाहर देश में बैठा इन्वेस्टर तुम्हारे देश में पैसा कब लगाएगा? जब उसे लगेगा कि तुम्हारे देश के अंदर ग्रोथ हो रही है। अगर ग्रोथ नहीं है या इन्फ्लेशन आ गया तो वो कहेगा मैं नहीं लगा रहा पैसा। और अगर बाहर के बंदे ने तुम्हारे देश में पैसा नहीं लगाया और पैसा निकालना शुरू करा तो वही होगा जो आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट में हो रहा है। पूरा मार्केट धुड़म हो रखा है। क्यों हो रखा है? क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, एफआईआई ने अपने पैसे को निकालना शुरू कर दिया है। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या होता है, ये हम बाद में समझाएंगे, ये अभी नहीं समझा सकते क्योंकि और नीचे जाना पड़ेगा। पर यहां तक की बात समझ में आई? तो उसके बाद आगे चलते हैं। अब इसके बाद आया फिर एनडीए के टाइम पे क्या हुआ, तो एनडीए ने नई चीज निकाली, मेक इन इंडिया पॉलिसी। और मेक इन इंडिया पॉलिसी में क्या हुआ कि एनडीए के टाइम पे भी, इस टाइम पे भी, ऑल दो करेंसी टूट तो रही है, बट वो जो करेंसी टूट रही है उसके पीछे फैक्टर है ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। क्या फैक्टर है? ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइस। और जब जब इस दुनिया में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, क्रूड ऑयल समझ में आता है? कच्चा तेल, बिल्कुल सही, जिससे कि बाकी सब चीजें बनती हैं, वेरी गुड। जब जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तब तब हमारी करेंसी टूटेगी। क्यों? क्योंकि हम अपने घर में तो तेल निकाल नहीं रहे। या तो मेरे घर के नीचे 200 कुएं निकल आए तो मैं सरकार को दे दूं, तो मेरे घर के नीचे तो निकल नहीं रहे। तो हमें करना है तेल इंपोर्ट। और जब हमें कोई चीज इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट करते में हमारा डॉलर जा रहा है बाहर, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। तो इंपोर्ट करते में हमारी का फिस्कल जो हमारा वो है करंट अकाउंट डेफिसिट, वो बढ़ रहा है। ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम। और जब इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम होगा तो हमारा क्या होता है? रुपया और टूटता है। समझ में आया? एंड देन इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? दैट इज फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो। फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो मतलब जो पैसा हमारे देश से बाहर निकलता जा रहा है। अब यहां जो बात है ये है इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट बात, दैट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इंडिया यूएसडी एक्सचेंज रेट। वो क्या क्या फैक्टर्स हैं बच्चों जो इंडिया और यूएस के एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं? ठीक है, अब यहां से मेरे साथ देखना शुरू करना। सबसे पहला फैक्टर क्या लिखा हुआ है? इन्फ्लेशन रेट। मतलब क्या हुआ? हायर इन्फ्लेशन इन इंडिया रिलेटिव टू यूएस रिड्यूसिंग द परचेज पावर ऑफ रूपी लीडिंग टू डेप्रिसिएशन। नहीं समझ में आया कुछ भी? नहीं तो समझो। जब अब इन्फ्लेशन क्या होता है ये समझना। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? बेसिकली मेरी तरफ देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा। इन्फ्लेशन मेरे से देख के समझ में आएगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? मैं दिख रहा हूं इस टाइम तुमको स्क्रीन पे, थोड़ा सा ऐसे दिख रहा हूं, मेरा पेट दिख रहा है, थोड़ा मोटा हो रखा हूं। अब इसको कहते हैं इन्फ्लेटेड इंसान। जब कोई इंसान मोटा हो जाए या करके हवा भर दो तो उसका छोटा सा मतलब क्या हुआ कि अंदर सब्सटेंस नहीं है, अंदर सब्सटेंस नहीं है, ताकत नहीं है, बस फूल गया है। तो फूली हुई चीज को इन्फ्लेटेड कहते हैं। हम गुब्बारे को क्या करते हैं? इन्फ्लेट ही तो करते हैं। अंग्रेजी में गुब्बारे को क्या करते हैं? इन्फ्लेट करते हैं। तो हम जब गुब्बारे को फुला देते हैं तो इन्फ्लेटेड हो जाता है। तो वही इन्फ्लेटेड को यहां समझो। जब कभी किसी भी करेंसी जब कभी किसी भी करेंसी की वैल्यू कम हो जाए या फिर किसी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाए और उसकी बढ़ते में असली कॉज ये ना हो, असली कॉज ये ना हो कि उस प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी बढ़ी है, बल्कि ये हो कि मार्केट ने कुछ रोल प्ले किया है, तो वो इन्फ्लेशन है।
अब मार्केट दो तरीके के रोल प्ले करता है। ये पेन है, इस पेन को खरीदने वाले 5 लोग हैं और बिकने वाले 10 पेन हैं, और ये पेन 50 रुपए का है तो 50 का ही बिकेगा। अभी क्या हुआ, ये पेन हुआ 5 और खरीदने वाले हो गए 500, तो दुकानदार क्या कहेगा, कह रहा डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, मैं ये पेन अब 5,000 का बेचेगा, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। समझ में आ रहा, मैं ये पेन महंगा बेचेगा, लाल चंदन महंगा बेचेगा, क्यों? डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है। इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड जब कभी महंगाई बढ़ा दे, प्याज महंगाई बढ़ा दे या चीजों को, तो उसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। वही छोटे में इन्फ्लेशन और बहुत तरीके की होती है, पर यहाँ छोटे में। और वही होती है, एक होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है कि इस साल एकदम से खेती के अंदर समस्या आई, और समस्या की वजह से कोई पर्टिकुलर, जैसे प्याज हुई, प्याज की खेती खराब हो गई। अब प्याज की खेती खराब हो गई तो अगर हर साल एक्स अमाउंट ऑफ प्याज पैदा होती थी और इस साल एक्स अमाउंट का 1/3 पैदा हुई, तो खाने वाले तो उतने ही है। तुम भी अपने ऑमलेट में प्याज डलवाओगे, तुम अपने चिकन में डलवाओगे, तुम अपनी सब्जी में डलवाओगे, तुम पनीर में डलवाओगे, तो खाने वाले उतने ही है। अब क्या हुआ, खाने वाले ज्यादा और पैदा हुई नहीं, तो डिमांड तो होती थी। तो अब इसमें दोनों फैक्टर्स आ गए, डिमांड ने भी पुल करा और कॉस्ट ने भी पुश कर दिया। और कॉस्ट पुश का तीसरा सबसे अच्छा एग्जांपल जो प्योर कॉस्ट पुश का होता है, वो क्या होता है, मेरी फैक्ट्री के अंदर, मैं 500 लोगों की फैक्ट्री में मेरे यहाँ लोग काम करते हैं, और यूनियन ने स्ट्राइक कर दी, उन्होंने कहा हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमको मतलब नहीं है, और उनने तनख्वाह बढ़वा ली। जब तनख्वाह उनने बढ़वाई, तो उसके बाद मैं उस तनख्वाह को कहां से निकालूंगा, जेब से अपनी, मैं प्रोडक्ट में डालूंगा, तो वो हुआ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आया समझ में? तो अब यहाँ के लिखा हुआ है कि एक्सचेंज रेट को क्या फर्क होता है, इन्फ्लेशन से एक्सचेंज रेट को फर्क होता है, दैट हायर इन्फ्लेशन इन इंडिया रिलेटिव टू यूएस रिड्यूसिंग द परचेजिंग पावर ऑफ रुपी लीडिंग टू डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि जब कभी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा, रुपए की उस चीज को खरीदने की ताकत कम हो जाएगी। नहीं समझ में आई ये लाइन? समझो, 10 रुपए में 10 रुपए में एक पेन आता था पहले, 10 रुपए में एक पेन आता था। अब वही पेन 20 रुपए में आ रहा है, तो वापस जाओ वो डॉलर वाले उस पे, तराजू पे। तराजू में मैंने क्या कही थी, पहले $1 में 50 थे, अब $1 में 70 हो गए, तो मतलब डॉलर कम हो रहा, रुपया कम हो रहा था। वैसे ही पहले एक 10 रुपए में पेन आ जाता था, अब वो पेन 20 रुपए में आ रहा है, इसका मतलब पेन तो वही है, पर रुपया कमजोर हो गया, तभी तो अब वो 20 जाने पड़ रहे हैं। पहले एक पेन की पिटाई लगाने के लिए, तुम्हारी भाषा में बात करता हूँ, यूपी की भाषा में, पहले एक पेन की पिटाई लगाने के लिए 10 लड़के जाते थे, अब एक पेन की पिटाई लगाने के लिए 20 लड़के जाते हैं। तो या तो पेन ताकतवर हुआ, या तो लड़के कमजोर हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लड़के कमजोर हो गए, इसका मतलब रुपया अगर एक पेन को खरीदने में 20 लग रहा है, तो 20 मतलब रुपए की वैल्यू कम हुई नहीं हुई? तो अब समझ में आ गई। मैंने कहा ना, मोटी बुद्धि को समझा दोगे सबको समझ में आ जाएगी। तो तो इंडिया रिलेटिव टू द यूएस रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ रुपी लीडिंग टू डेप्रिसिएशन। आ गई मेरी बात समझ में? क्योंकि रुपी की ताकत कम हो जाती है खरीदने की इन्फ्लेशन से, और जैसे ही रुपए की ताकत कमजोर हुई खरीदने की, तो वो केवल कमजोर रुपए की ताकत नहीं हुई, वो रुपए की ताकत कमजोर इन कनेक्शन टू डॉलर भी हुई। वो केवल केवल ताकत रुपए की थोड़ी कमजोर हो रही है, वो इन कनेक्शन टू डॉलर भी तो कमजोर हो रही है। कि अब वो कमजोर हो रहा है कंपैरेटिवली कैसे, कि 20 लड़के एक पेन को पीटने जा रहे हैं, और वहीं हमारे गांव के, तो ये हमारे गांव के लड़के हो गए जो 10 जाते थे, और बाहर के गांव का क्या था, वो एक लड़का ही पहले 10 लड़कों को संभाल लेता था, तो अब इसको उसको पीटने भी तो 20 ही जाएंगे, तो वो भी तो और चढ़ गया। तुम्हारे को अपनी भाषा में समझ में आया? तो बेसिकली इन्फ्लेशन रेट की वजह से क्या हुआ बच्चों, इन्फ्लेशन रेट की वजह से इकोनॉमी में फर्क पड़ा और डॉलर रुपी टूटता है। दूसरा रीजन क्या होता है, फिस्कल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। अब ये फिस्कल करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, मैंने अभी समझाया। फिस्कल डेफिसिट मतलब तुम्हारे देश में तुम्हारा खर्चा ज्यादा और कमाई कम। जब खर्चा ज्यादा कमाई कम होगा, तो दुनिया भी कहती है अबे कैसा आदमी कम पैसे, ज्यादा खर्चा था कमाता कम है, तो समाज में इज्जत कम हो जाती है। ऐसे ही दुनिया के सामने देश की इकोनॉमी की इज्जत कम होती है, और बाकी लोग सोचते हैं इस देश में पैसा नहीं लगाने का है। और करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब जितना हमने एक्सपोर्ट करा, जितना हमने उससे बहुत ज्यादा हमने इंपोर्ट कर लिया, तो हम काय में चले गए, उधारी में चले गए। समझ रहे हो ना? और उधारी वाले इंसान के ऊपर कोई भरोसा नहीं रखता है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से इन्वेस्टर्स ने क्या करा, पैसा निकाल लिया। तीसरा, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। अब ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन क्या हुई, बेसिकली ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन में 2008 के अंदर मार्केट क्रैश हो गया, कोविड आ गया, उसके बाद फिर एक्सचेंज रेट में फर्क आ गया। अब जब ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन में इतनी सारी दिक्कतें हुई, तो हमेशा सोचो जब कभी भूकंप आता है, तो तुम लोग क्या करते हैं, जब कभी कोई चीज आती है तो सेफ हेवन ढूंढते हैं ना, कि हम छुप जाए, किसी ऐसी जगह पहुंच जाए जहां सुकून से बचे रहे, बहुत फायदा हो ना हो पर जिंदा रह ले, ये तो होता है। तो इन्वेस्टर भी ये सोचता है कि इंडिया के मार्केट में पैसा लगाने में रिटर्न तो है,
बट क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ लगाने में रिस्क भी है बाबू, तो इसलिए एक काम करते हैं, पैसे को निकाल के अपने ही देश में रखते हैं, तो वो यूएस पैसा वापस जा रहा है। समझ में आई यहाँ तक की बात? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्रूड ऑयल प्राइसेस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने अभी बताया जब जब क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, जब जब क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, तब तब क्या होगा? तब तब हमारे क्रूड ऑयल हमको महंगा पड़ेगा, और जैसे ही क्रूड ऑयल महंगा पड़ा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा कि कम होगा? अगर क्रूड ऑयल हमको महंगा पड़ा तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। मुंह से खोल के बिल्कुल हिम्मत से बोलना है ना, एक ही तो बोल ही रहा है, बाकी तो बोल भी नहीं रहे। तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा हमारा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अभी उधारी बढ़ रही है जेब पे यार, हम बेच तो कुछ पा नहीं रहे, महंगा और पड़ रहा है खरीदने की चीज। समझ में आया? इसीलिए हमारी सरकार देखो लगातार, नितिन गडकरी साहब क्या कह रहे हैं कि हमको इथेनॉल बनाना है, हमको हाइड्रोजन से पावर लेनी है, हमको सब जगह से लेनी है, सो दैट हम मिनिमम ऑयल इंपोर्ट कर सकें। अब समझ में आ रही बात सरकार की? देखो इकोनॉमिक्स और बाकी चीजें जो जो मैं समझाऊंगा, अगर समझोगे तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फायदा होगा कि तुम न्यूज़पेपर और बाकी सब चीजों से कनेक्ट कर पाओगे। और करंट अफेयर्स और जीके पढ़ना कुछ नहीं होता बच्चे। करंट अफेयर्स जीके पढ़ने का एक बहुत छोटा सा रूल होता है कि जब तुम वो पढ़ो तो तुम बाकी चीजों से कनेक्ट कर पाओ। अगर तुम कनेक्ट कर गए, तुम्हें सब याद रहना है, तुम कुछ नहीं भूलोगे, क्योंकि कनेक्टिविटी इज द रियल रियल एंड रियल पावर फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट आउट देयर। तो आगे चलते हैं, इसके बाद में ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन समझ में आ गया, क्रूड ऑयल प्राइस समझ में आ गए। देन इसके बाद में आता है मॉनिटरी पॉलिसी। द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन इंडिया एंड यूएस इन्फ्लुएंस कैपिटल फ्लो इफेक्टिंग द एक्सचेंज रेट। ले लो, सब कर लो आराम से, क्या सामान लेना है। चलो ठीक है, हो गया, अभी चले आगे चले। सो मॉनिटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन इंडिया एंड यूएस इन्फ्लुएंस कैपिटल फ्लो। अब ये क्या होता है? अब ये छोटा सा पॉइंट होता है। अगर किसी इंसान ने यूएस में लोन लिया, और यूएस में लोन लेने के बाद वो लोन उसको पड़ रहा है, समझो 3% इंटरेस्ट रेट का, और इंडिया में अगर उसने उसी पैसे को लेके दे दिया और उसको मिली 9% की ब्याज, तो उसको 6% का फायदा हुआ, तो वो वहां से लेके यहां चढ़ा देगा पैसा। अब ये पता पड़ गया उसको कि यहां भी पैसे का इंटरेस्ट रेट कम होना है और यहां भी बढ़ना है, तो वो निकलेगा पैसा लेके। तो ये यही बात है बस। पिछले 3 सालों में कोविड के बाद जब सरकार को अपने आप को संभालना था, तो अमेरिका के बैंक ने, फेडरल बैंक ने अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करी। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करी, तो दुनिया के सारे इन्वेस्टर्स ने, जो जो अमेरिका से निकले थे, सब ने अपना पैसा वापस लिया, क्योंकि उनको समझ में आया भाई हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है। आ गई बात समझ में? अभी उनको डॉलर सस्ते में मिल नहीं रहा, तो वो लगाए कैसे? क्लियर है? इसके बाद आगे चलते हैं, डोमेस्टिक फैक्टर। डोमेस्टिक फैक्टर क्या है? जैसे कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, इसके साथ साथ इंपोर्ट बढ़ गए, इस वजह से भी रुपए से डॉलर टूटा। यहां तक की बात समझ में आई? तो भैया रुपए और डॉलर के बीच में रिश्ता क्या हुआ है, समझ में आया? आगे चलते हैं, इकोनॉमिक टूल्स टू इन्फ्लुएंस द रूपी। मतलब कौन कौन से ऐसे टूल हैं जिसकी वजह से रूपी जो है, सरकार उसको इन्फ्लुएंस करके अपने आप को बचा सकती है। सबसे पहला होता है रेपो रेट एडजस्टमेंट। अब रेपो रेट का मतलब क्या होता है? देखो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सारे जो रेट्स होते हैं, ये सारे रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट हम इस क्लास में नहीं पढ़ाएंगे। बट रेपो रेट एक ऐसा है जो यहाँ पे आ गया तो समझाया था। रेपो रेट वो रेट होता है बेटा, क्या लिखा है? द रेट is the interest rate at which India's central bank lend money to the commercial bank। बैंक को बैंक से जब पैसा लेना होता है, तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई बाकी बैंकों को लोन देता है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। इतनी सी बात समझ में आई? अब छोटी सी बात समझो, बैंक को अगर पीछे वाले बैंक से लोन महंगा मिल रहा है, तो वो आगे भी कैसा देगा? और भैया पीछे से महंगा आ रहा है, तुमको भी महंगा ही देंगे, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, यही होगा। और अगर बैंक को पीछे से लोन सस्ता मिल रहा है, तो आगे भी क्या देगा? सस्ता देगा। और हमको रुपए की अवेलेबिलिटी मार्केट में बढ़ानी है कि कम करनी है? बढ़ानी है, सो दैट लोगों को पैसा मिले और ग्रोथ कर पाए। फालतू नहीं देना है, पर ग्रोथ के लिए देना है। और जब फालतू देना होता है, तो हम क्या करते हैं? हम उसको एज अ व्हाट वी कैन से, एज अ फंडिंग, या फिर एज अ उस तरीके से देते हैं, मोरेटोरियम की पैसा बांट दिया। बट जब लोन लेने वाला आ रहा है, तो तभी आएगा जब उसे जरूरत है। तो क्या लिखा हुआ है? लोअरिंग द रेपो रेट एनकरेजेस बैंक टू बोरो मोर फ्रॉम आरबीआई, इंक्रीजिंग लिक्विडिटी एंड बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। आया समझ में कि जैसे ही आरबीआई रेपो रेट कम कर लेगा, उससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, और लिक्विडिटी बढ़ेगी तो लोग धंधे में पैसा लगा पाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, लोग धंधे में पैसा लगा पाएंगे। 1 मिनट जरा मैं टाइम देख लूं बस। हाँ कोई समस्या नहीं, ये पढ़ा के जान लेंगे, चाहे भूकंप आ जाए, आसमान फटे, धरती निकल जाए, लावा निकल आए यहाँ से, जब तक ये आर्टिकल खत्म नहीं होगा, मैं यहाँ से हिलेगा नहीं, किसी को हिलने देगा नहीं। उस पर आज झुकेगा नहीं साला। समझ में आ गया? नहीं, कोई हिलेगा नहीं, मैं किसी को हिलने देगा नहीं। पढ़ना पड़ेगा, मेरी क्लास का नियम ही ये है। ठीक है?
हम ब्रेन पावर और मसल पावर दोनों के साथ पढ़ाते हैं, तो पढ़ना पड़ेगा, बात खत्म होती है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। रेपो रेट एडजस्टमेंट समझ में आया? रेपो रेट एडजस्टमेंट समझ में आया? इसके बाद आगे क्या आता है? ये हो गया तुम्हारा इकोनॉमिक टूल्स टू इन्फ्लुएंस रूपी, रेपो रेट एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक डिमांड। ये छोटी सी बात है, जैसा मैंने इतनी देर में समझाया। क्या समझाया मैंने इतनी देर में? कि अगर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और आपकी डोमेस्टिक के अंदर भी डिमांड बढ़ रही है, तो जैसे ही रुपए की डिमांड बढ़ेगी, जैसे ही रुपए की डिमांड बढ़ेगी, जैसे ही रुपए की डिमांड, हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, वो सब देखी जाएगी। पहले मैं ये पढ़ाऊंगा। मैं मास्टर आदमी हूँ, बिजनेसमैन नहीं हूँ, मेरी बात समझ। जब मैं पढ़ाने खड़ा हो जाता हूँ तो 2 बच्चे आए डेमो के लिए या 200 बच्चे आए डेमो के लिए, मैं पहले ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद यहाँ से हिलूंगा। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया? मेरे को उतना ज्यादा यूट्यूब पे पढ़ाने की आदत नहीं है दोस्तों। मैं यूट्यूब पे ना पढ़ाते हुए पुराने तरीके से जूम पे भी अपने बच्चों को देख के पढ़ाने वाला मास्टर हूँ। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या सिनेरियो हो रहा है। तो मैंने अपने स्टूडेंट के साथ साथ अपनी टीम के कुछ बच्चों को बिठा लिया है, तो उनको चिंता हो रही है कि सर वो डेमो में बच्चे आने वाले हैं, आप देख लेना। कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी बात करेंगे। ठीक है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? आगे चले। तो यहां तक समझ में आ गया, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक डिमांड। किसी को कोई डाउट? डोमेस्टिक डिमांड बढ़ी, एक्सपोर्ट बढ़े, और दूसरा क्या हुआ? इकोनॉमिक टूल्स टू इन्फ्लुएंस रूपी। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, इनसाइट ऑफ करेंसी डिमांड, ये छोड़ देते हैं टॉपिक, यहाँ की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यूपीए एनडीए छोड़ देते हैं, डेवलपमेंट छोड़ देते हैं, एंड देन इसके बाद में फोरकास्ट छोड़ते हुए इस टॉपिक में बस एक चीज और पढ़ाते हैं आपको, दैट इज इम्प्लीकेशन फॉर इकोनॉमी। मतलब हमने क्या पढ़ा कि किस किस तरीके से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं रुपए और डॉलर के रिलेशन को। दूसरा हमने पढ़ा इकोनॉमिक टूल्स क्या है जो इन्फ्लुएंस करते हैं। और तीसरा हमने पढ़ लिया कि अगर रुपए और डॉलर के बीच में रिलेशन बिगड़ता है, मतलब रुपया ज्यादा टूटता है डॉलर के मुकाबले, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आगे चल के इम्प्लीकेशन हो सकते हैं इकोनॉमी के लिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा इन्फ्लेशन। क्या होती है? इन्फ्लेशन। ध्यान से, अ वीकर रुपी मेक्स इंपोर्ट मोर एक्सपेंसिव, कंट्रीब्यूटिंग टू हायर इन्फ्लेशन रेट। मतलब क्या हुआ? जैसे ही रुपया कमजोर पड़ेगा वो और एक्सपेंसिव हो जाएगा, और जैसे ही वो एक्सपेंसिव हो जाएगा महंगाई और बढ़ जाएगी। ये गोल चक्कर है लाला मेरे। रुपया महंगा हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ी, रुपया और टूटा, रुपया और टूटा, इन्फ्लेशन और बढ़ी, इन्फ्लेशन और बढ़ी, रुपया और टूटा, और ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा। अब इसको सही कैसे करते हैं? उसके लिए फिर आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ता है, और वो इंटरवीन करके रेपो रेट्स और बाकी चीजों को जब सही करता है, तब जाके रुपया सही हो पाता है। समझ में आया? दूसरा, trade balance. While the depreciated currency makes export more competitive, the increased cost of import, especially crude oil, and can widen the trade deficit. अब ये बातें बहुत बच्चों को बहुत बार समझ में नहीं आती। मैं जब कभी पूछता हूँ लोगों से कि अगर हमारे देश में रुपया डॉलर के मुकाबले टूट रहा है, तो हमारे देश में एक्सपोर्टर को फायदा है या इंपोर्टर को फायदा है, या दोनों को नुकसान है? दोबारा पूछता हूं, अगर रुपया डॉलर के मुकाबले हमारे देश में टूट रहा है, तो एक्सपोर्टर को फायदा है, इंपोर्टर को फायदा है, या दोनों को नुकसान है? ये तुक्का मारा है, क्योंकि समझ में तो तुमको आया, तुम्हारी शक्ल से नहीं लग रहा। नहीं, सही तो है बट तुक्के में है। तो समझाओ कैसे है? नहीं, एक्सपोर्ट तुम तो कोई बात नहीं, तो मैं बताता हूँ। हाँ, एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। मैं इस पेन को, ज्यादा रुपया नहीं आएगा, दूसरी गलती कर दी तुमने, मेरा ये पेन मोर कॉम्पिटेटिव हो जाएगा। मतलब समझो कैसे, अमेरिका के अंदर 4 कंपनी है जो पेन बनाती है। कंपनी ए, यहाँ लिखते हैं हम लोग, कंपनी ए, कंपनी बी, और दो ही ले लेते हैं, कंपनी ए और बी अमेरिका में पेन बना के बेचती हैं। कंपनी ए है इंडिया, जिसका पेन अमेरिका में जब 1 रुपए में, 1 डॉलर में 80 रुपए थे। कितने रुपए थे? 80 रुपए थे। तो हम तो रुपए में बना रहे पेन, हमें तो रुपए में पेमेंट चाहिए भैया, आगे ना भैया, आगे ना। तो 1 डॉलर में 80 रुपए थे, हमें तो रुपए से मतलब है। तो हमारा पेन मान लो हम 80 रुपए का बना रहे थे, हमें 80 रुपए का बेचना था। तो अमेरिका के मार्केट में जाके उस पेन को हमने कहा भैया कितने रुपए का बेच दो? 1 डॉलर का बेच दो। चलेगा? चलेगा? चलेगा। और वहीं दूसरा देश जो था, उस देश के भी समझ लो कि युआन मान लो, उस करेंसी में 1 डॉलर में 80 युआन थे मान लो। ठीक है, 80 वो थे, तो उसने भी कह दी कि 1 डॉलर का बेच दो। कोई डाउट तो नहीं थी इसी बात में? अब समझो अगला सिनेरियो। अब क्या क्या हुआ? डॉलर से रुपया हो गया डेप्रिशिएट, हो गया डेप्रिशिएट हो गया।
अब मेरे $1 के अंदर, तुम्हारी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बताता हूं। अब मेरे $1 के अंदर मान लो 80 दूनी 160 रुपए आ गए। कितने आ गए? $1 में 160 रुपए आ गए। 160 रुपए आ गए। अब जब मेरे $1 में 160 रुपए आए, तो मुझे तो पेन के कितने रुपए चाहिए अभी भी? तुम कैसी बात करते, लालच बुरी बला है बेटा। मुझे पेन के तो 80 रुपए ही चाहिए थे। मुझे तो पेन के, मेरे देश में पेन बना रहा हूं ना मैं तो, मेरे देश में पेन बना रहा हूं मैं तो, मुझे तो पेन के कितने रुपए चाहिए? मुझे तो पेन के 80 रुपए चाहिए। हाँ कि ना? मुझे तो पेन के 80 रुपए चाहिए ना, मुझे तो पेन के $1 नहीं चाहिए। तो मुझे पेन के 80 चाहिए, और अब अमेरिका वाले आदमी को रुपए कितने देने हैं मेरे पेन के लिए? $0.50। वो तो अभी भी 80 रुपए में खरीद रहा है ना, तो उसको $0.50 देना है। तो अब जब वहां पे मिस्टर मार्क दुकान पे पेन खरीदने जाएगी, तो उसको वो वाला पेन पड़ेगी $1 का, और मेरा पेन कितने का पड़ेगी? $0.50 का। तो वो किसका पेन खरीदेगा? $0.50 वाला। तो मेरा प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट की वजह से बहुत कॉम्पिटेटिव हो गया, और क्योंकि मेरा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की वजह से फॉरेन मार्केट में कॉम्पिटेटिव हो गया, तो मेरा प्रोडक्ट बिकने के चांसेस ज्यादा हो गए। और इसीलिए एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है जब कभी करेंसी टूटती है तो। आया समझ में? और इसी वजह से चाइना आज भी अपने देश के अंदर दो करेंसीज चला रहा है। एक करेंसी जो वो देश के अंदर चला रहा है जिसके पैसे बढ़ रहे हैं, और एक करेंसी जिसमें वो एक्सपोर्ट कर रहा है और उसके पैसे वो कभी नहीं बढ़ाता है। वो कभी भी ये नहीं कहता कि उसकी करेंसी ताकतवर हो गई डॉलर के मुकाबले, क्योंकि उसको पता है नास पीटे को कि अगर उसने अपनी करेंसी को ताकतवर कर लिया तो उसका प्रोडक्ट दुनिया में क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। और अगर उसका प्रोडक्ट महंगा हो गया तो चाइना का माल महंगा खरीदने से अच्छा तो हम उसी देश का नहीं खरीद ले। चाइना का माल तो सस्ता ही मानते हैं हम हमेशा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये लॉजिक समझो, इकोनॉमिक्स समझोगे तो जब कभी क्या हुआ, एक्सपोर्टर को बेनिफिट क्यों है? क्योंकि मेरा प्रोडक्ट क्या हो रहा है, उस मार्केट के अंदर कॉम्पिटेटिव हो जा रहा है। एक्सपोर्ट मोर कॉम्पिटेटिव। समझ में आया? न्यूज़पेपर में छोटा लिखा होता है, पूरा समझने के लिए दिमाग चलाना होता है, और वो मैं आपको समझा रहा हूं। ये आर्टिकल मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे देश के अंदर करेंसी टूटती गई तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा इन्वेस्टर का, और वो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट क्या है? यहाँ पे एक और बात है, पॉलिसी मेजर्स टू रिकमेंडेशन, कि क्या क्या ऐसे पॉलिसी मेजर्स हैं जिसकी वजह से हमारी करेंसी दोबारा सही हो सकती है। पहला है मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट, जिसमें आरबीआई कुड कंसिडर इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट, जैसे कि हमने बताया रेपो, रिवर्स रेपो, एसएलआर, सीआरआर, इन सबको सही करना। फिस्कल डिसिप्लिन, इसका मतलब कि फाइनेंशियल और करेंसी को लेके एक डिसिप्लिन वे में गवर्नमेंट को और आरबीआई को काम करना पड़ेगा, जिससे करेंसी अच्छी भी हो और ज्यादा भी ना रहे, या ज्यादा भी हो तो अच्छी होती रहे। एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तभी हमारी करेंसी बढ़ सकती है। आखिरी में आके दुनिया में एक ही बात होती है जो निर्भर करती है, और वो होती है कि तुम काम कितना करते हो और बातें कितनी कम। करेंसी जितनी कम होगी क्वांटिटी में उतनी बातें कम, और जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एक्सपोर्ट। जिस इंसान का काम बहुत ज्यादा और बातें बहुत कम उसकी बहुत वैल्यू, और जिसकी बातें बहुत ज्यादा और काम बहुत कम उसकी बहुत कम वैल्यू। तो जब करेंसी बहुत ज्यादा और वो बना कुछ नहीं रहा देश, मतलब तुम्हारा कोई दोस्त था उसने कहा भाई मैं ये कर दूं ये कर दूं, करता कुछ नहीं, तुम हो गए बातें बनाते रख। दूसरा है तुम कहते कुछ नहीं बोलता, कर जाता है। तो जो देश कुछ बोल नहीं रहा करेंसी से पर प्रोड्यूस कर जा रहा है उसकी करेंसी बढ़ जाएगी। और जो देश बोले जा रहा है मतलब करेंसी पैदा करे जा रहा है, तो नोट छापने से थोड़ी नोट की वैल्यू बढ़ेगी, सामान बनाने से बढ़ेगी ना। तो भाई जिम्बाब्वे जैसे देश के अंदर आज लोग कार्ट में पैसे लेके जा रहे थे 2 साल पहले, कि कार्ट में पैसे लेके जाते थे, पूरी कार्ट बदल पलट देते थे, वहां पे 3 लाख जिम्बाब्वेन डॉलर की एक कॉफी आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि प्रोडक्शन कुछ नहीं था, तो करेंसी पूरी टूट के खत्म हो गई। और नोट छाप दे, तो नोट छापने से कभी बात नहीं हो। तो याद रखना, नोट छापना इक्वल्स टू बातें बनाना, प्रोडक्शन करना और एक्सपोर्ट करना इक्वल्स टू काम करना। देख लेना किस चीज पे ध्यान ज्यादा है। समझ में आ रही मेरी बात? तो तीसरा प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, और चौथा अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि केवल तुमको तुम्हारे ऊपर भरोसा हो आज की दुनिया में जरूरी नहीं है, लोगों को भी तुम्हारे ऊपर भरोसा होना जरूरी है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है। इस तरीके से ये पूरा आर्टिकल था बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये पूरा हमने पढ़ लिया। उसके बाद ये लीगल का पेज है बेटा, जो जो टिक है वो इंपॉर्टेंट है लीगल के पेज में, इस पे हमको क्विज और नोट्स भी मिलेंगे आपको। उसके बाद ये आता है पूरा नेतन्याहू वाला आर्टिकल, हम बाद में पढ़ाएंगे। उसके बाद ये पूरा कट गया बेटा, एक छोटा सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट था, इरेगुलर माइग्रेशन टू यूरोप ड्रॉप शार्पली इन 2024, एंड देन उसके बाद में ये पूरा आर्टिकल कट गया, ये पूरा आर्टिकल कट गया, ये पूरा आर्टिकल कट गया। यहाँ पे बुमराह को बुमराह को
क्राउंड एज द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बात है, ये हो गया। एंड देन इसके बाद में आर्टिकल खत्म। ये वाले न्यूज हम आपको कल पढ़ाएंगे कि किस तरीके से जो पेरिस ओलंपिक के अंदर मेडल्स मिले थे उनका रंग ही उड़ता जा रहा है। जीत का रंग उड़े ना उड़े, मेडल का रंग उड़ गया। समझ रहे हो तुम मेरी बात? तो इसलिए मेडल का रंग नहीं उड़ना चाहिए और मेडल का रंग इंटैक्ट रहना चाहिए। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा मेडल होता है। इस कंपनी ने, क्या नाम है इसका, चौमेट, इस कंपनी ने मेडल बनाए थे। यहाँ हमारे आज के दोनों न्यूज़पेपर, बाकी चीजें पूरी होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। हम लोग हर रोज ये क्लास लेंगे। ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं आपको एक बात फिर बता दूं, केवल मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। ना तो हम दम से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा। हमारे पैर का कांटा है बेटा, हम ही से निकलेगा। हमारे पैर का कांटा है बेटा, हम ही से निकलेगा। तो याद रखो, न्यूज़पेपर में टिक करके दूंगा, मिलेगा, तुम खुद सोर्स कर सकते हो, वहां से सोर्स करो, आर्टिकल देखो कौन से पढ़ने और उनको पढ़ो बच्चे। उनको खुद से पढ़ो, खुद से करो, तब हो पाएगा। तुम्हारे पढ़ने का कोई तोड़ नहीं है, तुम्हारे पढ़ने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अपना ध्यान रखो। नमस्कार। जय हिंद।